अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 27 स्टार्ट करते हैं कैफ 1 का। IAS 36 हम कर रहे हैं, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। और इसमें बात क्या चल रही है हमारी कि इम्पेयरमेंट लॉस तब आता है जब रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम हो जाए। अगर रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम होगी तो इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा, और अगर रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से ज़्यादा है तो इम्पेयरमेंट लॉस नहीं आता। एक बात। दूसरी बात, ये बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट का जो कंपैरिजन है, इसको क्या कहते हैं? कंपैरिजन, इम्पेयरमेंट टेस्ट। ठीक है। क्या ये इम्पेयरमेंट टेस्ट हर ईयर एंड पे लगाना ज़रूरी है? नहीं। इम्पेयरमेंट टेस्ट सिर्फ हम तब लगाते हैं जब कोई इंडिकेशन आए कि एसेट इम्पेयर तो नहीं हो गया। वो इंडिकेटर्स की बात आज करते हैं। ठीक है। फिर हमने एक बात ये की थी कि डेप्रीसिएशन हर साल करते हैं, लेकिन इम्पेयरमेंट लॉस सिर्फ तब जब इम्पेयरमेंट टेस्टिंग में रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम हो जाए, और इम्पेयरमेंट टेस्टिंग सिर्फ तब जब कोई इंडिकेशन आए कि एसेट इम्पेयर हो गया है। चेक कर लें कि एसेट कहीं इम्पेयर तो नहीं हो गया। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है। फिर हमने कल ये बात की थी कि इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के अंदर हम इंडिकेटर के आने पर इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाते हैं ना। ठीक है। तो अब वो तो देख लेंगे कि इम्पेयरमेंट के इंडिकेटर्स क्या हैं। फिलहाल ये बात हमने पूरी कर ली थी कल कि इम्पेयरमेंट टेस्टिंग में हम कौन सी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं? बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट। बुक वैल्यू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है। और रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है जी? हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। फिर फेयर वैल्यू क्या थी? मार्केट वैल्यू। और अगर एक्टिव मार्केट ना हो तो जो एक्सपेक्ट कर रहा है ये सेलर, ये एंटिटी जो एक्सपेक्ट कर रही है कि जो ये निकाल लेगी किसी से ये बेचकर पैसे, तो वही क्या है? उसकी फेयर वैल्यू। फिर कॉस्ट टू सेल में क्या कुछ था? लीगल कॉस्ट, ट्रांजैक्शन टैक्सेस, कॉस्ट टू रिमूव एसेट, कॉस्ट टू ब्रिंग एसेट इन सेलेबल कंडीशन, ये सब क्या थी? डिस्पोजल कॉस्ट। ठीक है। और जिस चीज को डिस्पोजल कॉस्ट में शामिल नहीं करना था वो थी रिडंडेंसी कॉस्ट। याद आ रही हैं बातें? उसके बाद वैल्यू इन यूज की कहानी शुरू हुई थी। वैल्यू इन यूज किसे कहते हैं जी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लोज। तो ये फ्यूचर कैश फ्लोज जो हैं, इनमें कौन कौन से कैश फ्लोज आते हैं, कौन कौन से नहीं आते, ये बात भी हमने कर ली थी। स्टैंडर्ड ने कहा था कि फ्यूचर कैश फ्लोज में सिर्फ वो कैश फ्लोज लो जो एसिड के चलने से, ये था एसिड कैश इनफ्लोज फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज ऑफ एसिड के यूज से जो कैश इनफ्लोज हो, और आउटफ्लोज इनकर्ड टू जनरेट इनफ्लोज फ्रॉम यूज। और इस आउटफ्लो को जनरेट करने के लिए, इस इनफ्लो को जनरेट करने के लिए जो आउटफ्लोज हो वो ले लो। और तीसरा, लाइफ के एंड पे नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स, ये इंक्लूड करने हैं। क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं करनी है? क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं करनी है? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लीज, प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ लोन, प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ लीज, ये आउटफ्लोज तो हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा और प्रिंसिपल की रीपेमेंट लायबिलिटी को कम करेगी, ये आउटफ्लोज तो हैं। लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यू इन यूज कैलकुलेशन ये फ्यूचर कैश फ्लोज के अंदर हमने आउटफ्लोज नहीं लेने। फिर टैक्स पेमेंट, कौन सी टैक्स? ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं, इनकम टैक्स ऑन इनकम जो है, इसको भी आउटफ्लो में नहीं लेना। फिर हमने ये बात की थी कि अगर कोई, ये आसान करके लिखा था, एक्रूड इनकम हो यानी इनकम रिसीवेबल हो, या एक्सपेंस पेएबल हो ऑफ प्रीवियस पीरियड, वो हमारे पीरियड में रिसीव हो रहा हो या पे हो रहा हो, तो उसको इस पीरियड का कैश फ्लो नहीं कहना फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यू इन यूज कैलकुलेशन। कैश इनफ्लो और आउटफ्लो तो हैं, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यू इन यूज कैलकुलेशन हम इनको कंसिडर नहीं करते। जाहिर सी बात है, हम ये कह रहे हैं ये एसेट अगले सालों में चलकर इतने पैसे लाएगा और चलने पर इतने खर्चे आएंगे, तो जो प्रीवियस पीरियड में कमा चुका है सिर्फ वो कैश आया है ना, तो वो फ्यूचर में चल के तो वो इनफ्लो नहीं आना ना, तो सिर्फ कैश इनफ्लो हो गया, पर रिलेट तो पिछली पीरियड से करता था, तो हमने इसको भी क्या किया था? एक्सक्लूड किया था। फिर एक चीज जो, हाँ ये तो इंपॉर्टेंट था ही, अपग्रेड। फ्यूचर के अंदर कोई अपग्रेड है तो उस अपग्रेड की कॉस्ट हो, चाहे उस अपग्रेड की वजह से आपको
फ्यूचर में प्रॉफिट्स एक्स्ट्रा आए हैं, ना कॉस्ट को आउटफ्लो कहना है, ना उस अपग्रेड की वजह से जो एडिशनल प्रॉफिट्स आए उनको इनफ्लो कहना। ठीक है, यही कहा था। और फिर मैंने कहा था ये है तो रीस्ट्रक्चरिंग फ्यूचर जो है ना थोड़ी आउट ऑफ सिलेबस बात है, लेकिन आप बस इतनी बात याद रख लो कि अगर वो कोई फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग लिख देता है सवाल के अंदर तो जस्ट लाइक अपग्रेड, फ्यूचर की जो अपग्रेड है आप इसको भी क्या कर देना, इग्नोर कर देना। ठीक हो गया। डिस्काउंट रेट कौन सा यूज करेंगे? डिस्काउंट रेट प्री टैक्स होगा और स्पेसिफिक टू एसेट वाला जो सवाल के अंदर गिवन। ठीक है जी, डन जी। अच्छा, ये वो असल में बच्चों ने फीडबैक में कहा था कि अगर हो सके तो रिवीजन कर लिया करें पिछले लेक्चर की पहले 2-4 मिनट में। वैसे तो हमारा पूरा लेक्चर ही पिछले वाला चल रहा होता है, लेकिन स्टिल मैंने कहा चलें बच्चों को अगर लगता है ऐसे कि ये थोड़ी सी बात हो जाए, इससे फ़ायदा होता है तो कर लिया करेंगे, नो इशू। अब आज हम बात करेंगे इंडिकेशंस की। इम्पेयरमेंट टेस्ट क्या होता है, कैसे लगता है, लॉस कब आता है, ये सब हमने सीख लिया। अब बात असल में उलट चल रहे हैं, ठीक है ना। अगली बात क्या है, इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाना कब है? हर साल के एंड पे लगा लें? नहीं, स्टैंड ने कहा जब तक कोई इंडिकेशन ना आए इम्पेयरमेंट टेस्ट नहीं लगाना। अच्छा जी, अब इंडिकेशंस कुछ एक्सटर्नल भी हैं, कुछ इंडिकेटर्स कुछ एक्सटर्नल होते हैं, कुछ इंटरनल होते हैं। एक्सटर्नल इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमारे काबू में नहीं है, और एक्सटर्नल वो जो हमारी वजह से ही हमारा कसूर ही होता है जिनके अंदर। ठीक है, लेकिन ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं ना बच्चों, ये मैंने एक एग्जांपल बनाई पिछली क्लास में, ऐसे ही डाटा बच्चों से पूछा। बुक वैल्यू 600, रिकवरेबल अमाउंट में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 650 और वैल्यू इन यूज 568। तो 650 क्या आ रही है? रिकवरेबल अमाउंट। अगर रिकवरेबल अमाउंट, ये बदलना भूल गया था मैं, माजरत। अगर रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है बुक वैल्यू से तो इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताओ वो कौन सी चीजें हैं जो इम्पेयरमेंट लॉस का मूजिब बन सकती हैं? आप बताओ, छोड़ो इंडिकेटर, आप बताओ। हाँ, बताओ, मैं तो बता ही दूंगा। मेरा सवाल फिर सुनो, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यहां पे इम्पेयरमेंट लॉस के आने का मूजिब बन सकती हैं, वजह बन सकती हैं? ऐसे नहीं, थोड़ा जनरल सी बात करें। वो सारी चीजें जो इस फिगर को नीचे की तरफ खींचे, हर वो चीज, वो बहुत सी चीजें होंगी, वो बाद में देखते हैं। फिलहाल मैं जनरल रूल की एक बात कर रहा हूं कि यहां इंपेयरमेंट लॉस कब आना है? जब रिकवरेबल अमाउंट ने बुक वैल्यू से कम होना है। ठीक है ना, रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम होगी तो इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा। तो फिर इंडिकेशंस ऑफ इंपेयरमेंट क्या हो सकती हैं कि एसेट कहीं इंपेयर तो नहीं हो गया? हर वो चीज जो इस फिगर को नीचे की तरफ खींचे, तो डराती है वो चीज कि कहीं इतना नीचे ना खींच ले कि 600 से भी नीचे चली जाए, क्योंकि जब ये रिकवरेबल अमाउंट 600 से नीचे जाएगी तो इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा। यही बात हो रही है। फिर सुन लो एक बार, हर वो चीज जो रिकवरेबल अमाउंट को कम करे, नीचे की तरफ खींचे, वो डराती है हमें, वो इंडिकेट करती है कि कहीं एसेट इंपेयर तो नहीं हो गया, कहीं इतना ज्यादा तो नहीं नीचे खींच लिया उसने। भाई देखो, बात यह है कि इंपेयरमेंट लॉस आ भी सकता है टेस्टिंग पर, नहीं भी आ सकता, ये तो बात की बात है। लेकिन इंपेयरमेंट टेस्ट लगाने की कब जरूरत पेश आती है, कब हमें इंपेयरमेंट टेस्ट लगा लेना चाहिए? जब कोई भी ऐसी चीज आ जाए जो इस रिकवरेबल अमाउंट को कम कर रही हो। तो चेक कर लो कि कहीं इतना कम तो नहीं हो गया, होते 600 से भी नीचे चला गया, क्योंकि जब 600 से नीचे चला जाएगा तो फिर हम कहेंगे एसेट क्या हो गया? इंपेयर। ये बात समझ आई? ये एक जनरल रूल हमारे जहन में आ गया कि हर वो चीज जो रिकवरेबल अमाउंट को कमी की तरफ खींचती है वो इंपेयरमेंट लॉस का इंडिकेटर हो सकती है। फिर हम जब टेस्ट करते हैं तो अगर रिकवरेबल अमाउंट इतनी कम हो जाए कि बुक वैल्यू से भी नीचे चली जाए तो एसेट इंपेयर हो जाता है, और फिर बुक वैल्यू ये नहीं रहती, फिर बुक वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट बन जाती है। याद है कुछ? देखो ऐसे ही जरा वो वाली बातें शुरू वाली रिवाइज कर रहे हैं। इतना भी दूर मत जाओ भाई, नाराज हो गया? अच्छा देखे ना, अगर यही सिचुएशन हो कि 600 बुक वैल्यू है और रिकवरेबल अमाउंट आ जाए जो है वो 500 लेट से 85, ठीक है, तो ये 585 आ जाए तो 15 का क्या आ गया? इंपेयरमेंट लॉस। अब जब ये सिचुएशन आती है तो आप 15 की एंट्री क्या करते हैं? इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। अब इस 15 के लॉस को रिकॉर्ड करने से पहले एसेट 600 पे पड़ा होता है,
और जब ये 15 का लॉस रिकॉर्ड कर लेते हैं तो बुक वैल्यू अब 600 नहीं रहती, रिवाइज होकर 585 बन जाती है। ये बात आपको याद नहीं है ना, तो मैं आपको याद कराऊंगा, नहीं फिर भी मैं याद कराऊंगा। ये देखो, ये सवाल पहला सवाल है गालिबन जो हमने क्लास में किया था, ऐसे ही है। ये उसी का नोट था ना, या उसका नोट उधर बना था? ये इस सवाल का नोट तो नहीं है? नहीं, ये वही पहला सवाल है। वो पहला सवाल जो जिंदगी में वहां पर बना था, वो बोर्ड के ऊपर पिछली क्लास में बना था और फिर आपकी क्लास में वो बनाया मिल गया था आपको, ठीक है। उसके अंदर भी यही था। मिसाल के तौर पे इंपेयरमेंट हमने जब वो आप अगर ओपन करना चाहो ना तो पहले लेक्चर को ओपन करोगे ना रजिस्टर में, तो ये सवाल वहां पे होगा, ये नोट भी वहां बना होगा। उसमें क्या हुआ था, 600 माइनस 240 कितना, 360। 360 पे एसिड पड़ा था, एसिड की बुक वैल्यू 360 थी, बोलो एसिड की बुक वैल्यू 360 थी। हमने इंपेयरमेंट टेस्ट लगाया, एसिड 12 से इंपेयर हो गया। हमने एंट्री पास की, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट, पहली क्लास की बात है, ठीक है। जब वो एंट्री पास की तो 12 भी माइनस होने के बाद बुक वैल्यू रिवाइज होकर चली गई 348। और अगर इंपेयरमेंट लॉस ना आता, हम इंपेयरमेंट टेस्ट लगाते इस सवाल में और इंपेयरमेंट लॉस ना आता, ठहरो तरतीब से चलते हैं। अगर इंपेयरमेंट लॉस ना आता तो फिर बुक वैल्यू कितनी होती, वही 360। तो बात समझ रहे हो ना। तो इंपेयरमेंट लॉस ना आए तो बुक वैल्यू पुराने वाली रहती है, और अगर इंपेयरमेंट लॉस आ जाए तो बुक वैल्यू क्या हो जाती है, रिवाइज हो जाती है। बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे काम आनी है हमें। अभी रीवैल्यूड एसेट की हमने इंपेयरमेंट करनी है, बच्चे छुट्टी करके घर बैठ गए जो, ठीक है, उनको पता चलेगा आज के क्या कुछ हो गया। जान के नहीं कर रहे, बारी जो इसकी आई हुई है, देख लो हम तो कॉन्टिन्यूटी में चल रहे हैं, ठीक है। कल अब रिवर्सल करना है, जिन्होंने कल छुट्टी करनी है, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट कल हमने, अब बारी अब उसकी क्या कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं क्या कह रहा हूं जी, अगर इंपेयरमेंट लॉस ना आए तो एसेट की बुक वैल्यू पुरानी वाली है, और अगर इंपेयरमेंट लॉस आ जाए, 12 का इंपेयरमेंट लॉस आया, एंट्री की इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट, ये एंट्री की हमने, तो अब एसेट की बुक वैल्यू कितनी होगी, देखो ये भी माइनस होगा और बुक वैल्यू हो जाएगी 348। अब ये बुक वैल्यू 360 से रिवाइज होकर 348 होगी, ठीक है। अच्छा, बात पता नहीं कहां से कहां निकल गई, तो कहां थे हम, तो ये ओपन किया हुआ था मैंने, और दूसरा ये। तो हर वो चीज जो रिकवरेबल अमाउंट को नीचे की तरफ खींचे, ठीक है, वो इंडिकेटर है इंपेयरमेंट तो नहीं हो गई। चेक कर लो कहीं ये नीचे आते आते इतनी नीचे तो नहीं आ गई कि ये बुक वैल्यू से नीचे चली गई, ठीक है। अब अगली बात भी मैंने आपको बता दी, अगर इंपेयरमेंट लॉस आ जाए तो फिर बुक वैल्यू ये पुराने वाली नहीं रहेगी, फिर ये रिवाइज बुक वैल्यू बन जाएगी, जो कि रिकवरेबल अमाउंट ही हुआ करती है। अगर यानी आप ये अपने पास लिखना चाहो तो लिख लो, चाहे अगर इंपेयरमेंट लॉस आ जाए तो रिवाइज्ड बुक वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट ही बन जाती है, या बल्कि यूं लिखें, ये ज्यादा बेहतर यूं नहीं है, ज्यादा बेहतर यूं है, यूं लिखें, अगर इंपेयरमेंट लॉस आ जाए तो रिकवरेबल अमाउंट रिवाइज बुक वैल्यू बन जाती है, पुरानी बुक वैल्यू फिर नहीं रहती, ठीक है ना। अगर इंपेयरमेंट लॉस आ जाए तो रिकवरेबल अमाउंट रिवाइज्ड बुक वैल्यू बन जाती है, ठीक है। और प्रूव किया हमने, अगर इंपेयरमेंट लॉस आ जाए तो रिकवरेबल अमाउंट रिवाइज बुक वैल्यू बन जाती है। मैं थोड़ा डी ट्रैक हो गया था, वापस आते हैं अपनी बात की तरफ, ठीक है। कि वैसे जरा ये बात आगे काम आनी, मैंने कहा चलो अभी सुन लो, ठीक है। अगर इंपेयरमेंट लॉस आ जाए तो रिकवरेबल अमाउंट रिवाइज बुक वैल्यू बन जाती है। अच्छा, और अगर इंपेयरमेंट लॉस ना आए, ये लिखना नहीं है, इंपेयरमेंट लॉस ना आए तो जो पुरानी बुक वैल्यू है वही बुक वैल्यू है, फिर कोई चेंज नहीं है, डन। अच्छा, हम बात ये कर रहे थे कि हर वो चीज जो इस फिगर को कम करे वो इंपेयरमेंट का इंडिकेटर है। मिसाल के तौर पे ये कितना करूं तो 585 आ जाएगा, जो कि लिख दिया 585, तो 700 को कितना कम करें तो 585 आएगा, 615 और 35, 635। फेयर वैल्यू कितनी है जी, 635। अगर फेयर वैल्यू 635 हो तो 635 माइनस 5 कितना बनता है, 50। कितना बनता है, 585। ये 585 होगा तो अब है ये खौफनाक चीज के नहीं, फेयर वैल्यू का कम होना
ये एक इंडिकेटर हो सकता है। किसी भी वजह से कम हो जाए भाई, फेयर वैल्यू कम होने की कई वजूहत हो सकती हैं। फेयर वैल्यू कम होना, टेक्नोलॉजी बदल गई। फेयर वैल्यू कम होना, लॉ बदल गया जी, लॉ बदल गया। आपने शॉपिंग बैग बनाने की फैक्ट्री लगाई थी, शॉपर, ठीक है, और हुकूमत ने कहा कि प्लास्टिक बैग्स के ऊपर पाबंदी है, अब आपके फेयर वैल्यू यूज भी कम हो जाएगी, अब तो चलना ही नहीं है। और आप कबाड़िए को ही बेचोगे, किसी ने आपके मुल्क के अंदर आप उसको नहीं खरीदना, क्योंकि प्लास्टिक बैग तो बनाने की इजाजत ही नहीं है। बात समझ रहे हो ना? तो सैकड़ों वजूहात हो सकती हैं फेयर वैल्यू के नीचे होने की, मैं वो उस तरफ नहीं जा रहा, ठीक है। टेक्नोलॉजी बदल, लॉ बदल गया, या एसेट ही डैमेज हो गया किसी वजह से। एसेट डैमेज हो जाए, आप एक बाइक है बेहतरीन नई, दूसरी बाइक है जो एक्सीडेंटेड है, दोनों एक जैसी, एक ही मॉडल की हैं, एक ही दिन निकली हुई हैं, क्या दोनों की फेयर वैल्यू सेम होगी? नहीं। तो फेयर वैल्यू किसी भी वजह से कम हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसके कम होने का असर क्या होता है? एक टेंशन पड़ जाती है कि हो सकता है ये फेयर वैल्यू कम होना रिकवरेबल अमाउंट को ही कम ना कर दे, और इतना कम ना कर दे कि इंपेयरमेंट लॉस आ जाए। तो टेस्ट कर लो अपने एसेट को, इंपेयर तो नहीं हो गया। हो सकता है कि ये इतना कम ना हो कि इंपेयरमेंट लॉस आए, लेकिन हो सकता है इतना कम हो भी जाए कि इंपेयरमेंट लॉस आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है इंपेयरमेंट टेस्टिंग लगाने पर, ठीक है, सही है। बराबर भी आ सकती है, फिर क्या होगा? फिर भी कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी जी, अगर बुक वैल्यू जो है हमारी 3 लाख है और हमारी जो रिकवरेबल अमाउंट आती है वो आती है 2.5 लाख, तो वो फिर उसका यार यही है ना, इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो नहीं होगा। यार बुक वैल्यू 3 लाख है और 2.5 लाख रिकवरी अमाउंट होती है, तो इंपेयरमेंट लॉस है ना भाई। अच्छा जी, मैंने इसीलिए कहा आप सवाल ना किया करो। अच्छा जी सुनो, लेकिन कर भी लिया करो कभी कभी। अच्छा जी सुने, अब मैं इंडिकेटर्स पढ़ाने लगा हूँ, ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे बस में हैं, कुछ जो हमारे बस में नहीं। जैसे मैंने आपको कहा, एसिड की फेयर वैल्यू कम होने की वजह टेक्नोलॉजी का बदलना, लॉ का बदलना और मार्केट सिचुएशन का बदलना हो सकता है, ये हमारे बस में नहीं है। टेक्नोलॉजी बदल गई, हमारे बस में नहीं है। हुकूमत ने कानून नया पास कर लिया, हमारे बस में नहीं है, ठीक है। लेकिन एसिड डैमेज हो गया, ये हमारी अपनी नेग्लिजेंस की वजह से होता है। ध्यान से चला लेते गाड़ी है ना, एक टायर पे चलाते मोटरसाइकिल, ठीक है ना। तो डैमेज हमारा कसूर, और टेक्नोलॉजी का बदलना, लॉ का बदलना, ये हमारा कसूर नहीं है, लेकिन है तो इंडिकेटर्स ही, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ने यही कहा है, एनएलटी मस्ट कैरी आउट इंपेयरमेंट रिव्यू व्हेन देयर इज इंडिकेशन दैट इंपेयरमेंट मे हैव अकर्ड, ठीक है। अब आगे क्या है? इंडिकेटर्स कुछ एक्सटर्नल है, कुछ इंटरनल है। मैं अलग अलग करके नहीं पढ़ा, मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। देखो जैसे मैंने आपको बताया है, डिक्लाइन इन एसेट्स मार्केट वैल्यू, एसेट इज डैमेज्ड, चेंज इन टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे क्या है? ये तीनों मैंने जो बताए, ये तीनों क्या है? ये कोई अलग अलग करने की भी एमसीक्यूज में आ जाता है कभी कभी, इंटरनल एक्सटर्नल पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब उस जो स्टैंडर्ड्स आप नहीं खरीद रहे ना, उन स्टैंडर्ड्स के अंदर ये लिखे हुए हैं इंडिकेटर्स, तो एमसीक्यू आए आप ओपन करके भी लिख सकते हैं, 1-2 नंबर वहाँ से आपको मिल सकते हैं। 48 से 50 का सफ़र, ठीक है। तो जो सीनियर्स कहते हैं ना, मत लो स्टैंडर्ड्स, खोलने की वही नौबत ही नहीं आती टाइम, वो उनकी बातों में ना आओ, ले जाना, मत खोलना पड़े, वापस ले आना, क्या मसला है, ठीक है। अगर खोलने पड़ गया और उस वक्त साथ ना हुए तो वो सीनियर फिर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। आप लोगों को मैं बताऊंगा, जब आप स्टैंडर्ड्स ले लेंगे तभी बताऊंगा ना। मैं तो खप के थक गया हूं कि आप पैरास जो हैं बेटा, मैंने इसीलिए रिजल्ट के बाद ये शुरू कर देना है, ठीक है, क्योंकि 2-4 दिन बच्चों के पास हों, सब अवेलेबल कर लें इसको, ठीक है ना। तो मैं आपको हमारे पास IS2, IS8, IS16, 20, 23, 36, 40, ये 6-7 स्टैंडर्ड्स हमारे सिलेबस में हैं, जिनके ऊपर मैं पैरास को हाईलाइट करवा दूंगा। कोई मसला होगा आप ओपन करके देख सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। जैसे डिस्क्लोजर्स आपने पढ़े थे IS16 के, कितने लेंथी डिस्क्लोजर्स थे, वो सारे के सारे स्टैंडर्ड में लिखे हुए हैं। कोई चीज़ भूल भी जाता है बंदा तो वो लिख सकता है, एमसीक्यू आ जाता है, 5 चीज़ें लिख दे, बताए, कहे बताओ ज़रा इनमें से कौन से रीवैल्यूएशन वाले एमसीक्यू रीवैल्यूएशन के लिए डिस्क्लोजर्स हैं, कौन से नहीं है। अब सिर्फ ओपन करना है, ओपन करके आपने देख लेना है, ठीक है ना। तो मैं पैरास हाईलाइट करवाऊंगा तब जब आप ले लेंगे। मैंने थोड़ा सा टाइम दे दिया बच्चों को, रिजल्ट के बाद जो क्लासेस होंगी उसके अंदर फिर हम पैरास भी हाईलाइट किया करेंगे, ठीक है। तब तक अवेलेबल कर लें आप काइंडली। अच्छा जी सुने प्लीज़, एक्सपेक्टेड डिक्लाइन इन एसेट्स मार्केट वैल्यू, ठीक है। जिनके पास टाइम नहीं होना वो सीनियर्स की बात माने और ना लें, जिनके पास जो उस्ताद की बात माने वो ले आइएगा स्टैंडर्ड्स, ठीक है जी।
सुने प्लीज, डिक्लाइन इन एसेट्स मार्केट वैल्यू, इट इज एन इंडिकेटर। क्यों? मार्केट वैल्यू कम होगी तो शक है कि कहीं इतनी कम ना हो जाए, कहीं इतनी कम ना हो जाए फेयर वैल्यू कि इंपेयरमेंट लॉस आ जाए। डर तो है ना, हो सकता है इंपेयरमेंट टेस्ट लगाएं तो ये ना भी हो, पर हो भी सकता है। ठीक है, तो इंडिकेटर का मतलब टेस्ट लगाओ, लाजिम नहीं है कि टेस्ट लगाने पर इंपेयरमेंट लॉस ही आए, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। बस 2 आ भी सकता है, बस 1 नहीं भी आ सकता। ठीक है, एविडेंस दैट एसेट इज डैमेज्ड। ठीक है, अगर एसेट डैमेज हो जाए तो भी क्या डर लगता है? अब इसकी फेयर वैल्यू, अच्छा एसेट डैमेज हो जाए तो वैल्यू इन यूज से कम होने का भी फर्क पड़ता है। पहले हमारा एसेट जो है वो 10,000 यूनिट्स डेली बना रहा था, डैमेज हो गया हमारा प्लांट, अब वो 5,000 बना रहा है। जब यूनिट्स कम बनाएगा तो बिकेंगे कम तो फ्यूचर कैश फ्लोज कम, फ्यूचर कैश फ्लोज कम तो वैल्यू इन यूज कम, वैल्यू इन यूज कम तो वही रिकवरेबल अमाउंट में भी आ रही है, तो डर तो पड़ ही जाता है ना। ठीक है, अच्छा खैर, ओहो कहाँ गए ये, चेंज इन टेक्नोलॉजी, मार्केट इकोनॉमिक फैक्टर्स, लॉज रेगुलेशंस, जो मैंने आपको बात की, ये सब क्या है, हमारे बस में नहीं है, लेकिन इनके बदलने से हमारे फेयर वैल्यू कम होने का डर लगता है, लगता नहीं लगता? ठीक है, ऐसे ही एक चीज है इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, ये इत्तेफाक से पिछली क्लास के अंदर पहले दिन हो गया था, जो मैंने आपको भी बताया था कि जब सवाल मैं करा रहा था ना पहला, उसमें मैंने पहले लिया था 10% इंटरेस्ट रेट। वो फिगर ना वैल्यू इन यूज की ज़्यादा आ गई, मुझे ज़रा कम चाहिए थी। मैंने कहा बच्चों ज़रा 15% कर लो। जैसे ही उन्होंने डिस्काउंट रेट 15% किया था, वैल्यू इन यूज कम हो गई थी। यानी इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से वैल्यू इन यूज कम होती है। और मैंने आपको क्या उसूल बताया है, हर वो चीज़ जो इसको कम करने की तरफ ले जाए। और इसमें क्या चीज़ें हैं? फेयर वैल्यू है, इसमें वैल्यू इन यूज है, कॉस्ट टू सेल, कॉस्ट टू सेल का बढ़ना कम करेगा इसको, यार वो उलट बात है। ठीक है ना, कॉस्ट टू सेल का बढ़ना इसको कम करेगा। खैर छोड़े, मैं फिलहाल सादा रख रहा हूं। फेयर वैल्यू कम होना या वैल्यू इन यूज का कम होना अल्टीमेटली किसको कम कर देगा? ठीक है, और डर है कि कहीं इंपेयर ना हो गया। ठीक है ना, अब अगर इंटरेस्ट, मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओगे तो वैल्यू इन यूज कम हो जाएगी। ये बचपन में आप पढ़ के आते हैं उसमें पीआरसी में, लेकिन हम चलो उसको प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, बात चलो प्रूव हो जाएगी, याद तो ऐसे ही रखनी है, लेकिन एक ही बात एक ही साइड, लेकिन चलो प्रूव कर लेंगे, जरा तसल्ली तो हो जाएगी ना। ठीक है, तो एक छोटी सी ये वैल्यू इन यूज मैंने डाटा अज्यूम किया था ना, 150 का पहले साल कैश फ्लो है, 250 का दूसरे साल है, 300 का तीसरे साल। ठीक है, तो 568 जो मैंने वैल्यू यूज निकाली थी पिछली क्लास में, वो ये अज्यूम डाटा, ये एग्जांपल सी बना ली थी। ठीक है, 150 पहले साल के एंड पे तो 1.1 रेज़ टू पावर -1, ये 10% मैंने अज्यूम किया हुआ है। 250 दूसरे साल के एंड पे है तो 1.1 रेज़ टू पावर -2, और 300 तीसरे साल के एंड पे कैश फ्लो तो 1.1 रेज़ टू पावर -3, तो क्या आ गई थी वैल्यू इन यूज? 568। ये ठीक है, ये क्या है जी? 568। अब हम इसको बदलते हैं। ठीक है, ये 568 आया है कब? जब हमने 10% रेट यूज किया है। ठीक है, अब रेट को हमने कर दिया 20%, बाकी सब चीजें सेम, तो 150 इंटू 1.2 रेज़ टू पावर 1.2, 1 प्लस 20%, 1 प्लस 0.2, 1.2 लिख दिया। ठीक है ना, फिर 250 इंटू 1.2 रेज़ टू पावर -2 प्लस 300 इंटू 1.2 रेज़ टू पावर -3, आंसर इज 472। बताओ जी, अगर डिस्काउंट रेट 10% से 20% पर किया, यानी बढ़ाया, तो वैल्यू इन यूज कम हो गई। ठीक है, चलो दूसरा भी चेक कर लेते हैं। ये पहले दिन हुआ था असल में सवाल में, जब मैंने 10% लिया था ना, तो मैं असल में पहले सवाल में इंपेयरमेंट लॉस लाना चाह रहा था, लेकिन वो मेरी जो वैल्यू इन यूज निकली सवाल बनाते हुए, वो ज़्यादा निकल आई, यानी बुक वैल्यू से ज़्यादा हो गई, तो मेरा वो सवाल सही नहीं हो रहा था। मैंने कहा बच्चों ज़रा सॉरी 10% छोड़ो, पहली क्लास में 10% छोड़ो, 15 कर लो। फौरी तौर पर मैंने रेट को बढ़ा दिया, क्योंकि मुझे पता था रेट बढ़ेगा तो वैल्यू इन यूज कम हो जाएगी, मेरा काम बन जाएगा। अब तो आपको भी पता है कि रेट बढ़ने से वैल्यू इन यूज कम होती है, प्रेजेंट वैल्यू, जितना डिस्काउंट रेट बढ़ाओगे प्रेजेंट वैल्यू उतनी कम, एंड वाइस वर्सा। चेक करें, अगर 10% रेट पर 568 है, कंपैरिजन इसी से करना है, तो रेट को 5% करके देखते हैं, तो 150 इंटू 1.05 1.05, 250 इंटू 1.05 का मतलब पता लग रहा है? -2। किसी को ना समझ आ रहा तो बता दें। 1.05 1 प्लस 5% है। ओके,
1 + i raised to power minus n, 300 into 1.05 raised to power minus 3, आंसर इज 6। लो, आपने 10% से रेट को कम करके 5 किया और प्रेजेंट वैल्यू बढ़ के, बात समझ रहे हो? इसको ग्रीन वाला रंग लगा देते हैं, ठीक है ना, ये ग्रीन और ये दो। जी बेटा, ये कौन सा सेंटेंस लिखवा दूं? लिखवाने की जरूरत ही नहीं है, कोई लिखवाने की जरूरत नहीं है। मैंने सादा बात बोली, अभी इसकी तस्वीर बना लेना। मैंने सादा बात बोली, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से वैल्यू इन यूज कम हो जाती है, ठीक है। दूसरी चीज लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज याद रहती है, ठीक है। तो अपने पास आपने इतना लिख लिया होगा कि वैल्यू इन यूज, इतना तो लिख लिया होगा कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से वैल्यू इन यूज कम हो जाती है एंड वाइस वर्सा। बल्कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पिक्चर ले लेना। इधर देखो, डिस्काउंट रेट, ये जुमला लिखवा रहा हूँ, ये जुमला लिखवा रहा हूँ आपके लिए स्पेशल। स्पेशल डिस्काउंट रेट 10 से बढ़ाकर 20 किया तो वैल्यू इन यूज 568 से कम होकर 472 हो गई। रेड केस, रेड केस, ठीक है। नेक्स्ट, इसको पता नहीं क्या है आज, इसका छुट्टी का दिल ना, इसको मैं सेट कर दूंगा आपको भी। ये रेड केस हो गया जी, ठीक है। ले डन, ये जुमला लिखा गया। जुमला नहीं लिखना, कितनी चीजें लिखेंगे, ठीक है। तो डिस्काउंट रेट बढ़ा, याद सिर्फ इतने रखना, और वो लिखा भी, स्टैंडर्ड में भी लिखा हुआ है, ये सामने लिखा हुआ है, ये देखो, थोड़ा सा देख लो। इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट क्या है? इंपेयरमेंट का एक इंडिकेटर। क्यों? क्योंकि इंक्रीज होने से वैल्यू इन यूज कम होगी, डर है रिकवरेबल अमाउंट कम होगी, इतनी कम ना हो जाए कि बुक वैल्यू से कम हो जाए, है इंडिकेटर के नहीं? हाँ, तो इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, डिस्काउंट रेट का बढ़ना इज एन इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट। ग्रीन केस, ब्रीफ केस नहीं, ग्रीन केस। ग्रीन केस, हमने डिस्काउंट रेट को कम किया, ठीक है। डिस्काउंट रेट को कम करने से, ग्रीन केस बताओ क्या हो रहा है? डिस्काउंट रेट कम करने से हमारी, ओहो भाई गुस्सा क्यों कर रहे हो आप? डिस्काउंट रेट 10% से 5 किया तो वैल्यू इन यूज 568 से बढ़ के 629 हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब, मुझे आप जरा सोच के बताना है सबने, ठीक है। मैं कह रहा हूं मुझे बताओ इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट। अब मैं एमसीक्यू बना रहा हूं पर्चे में, अगर तो मैं लिख रहा हूं कि जी फॉलोइंग आर इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट, और नीचे मैंने लिखा हुआ है डिक्रीज इन डिस्काउंट रेट। क्या मैं सही हूं भाई? डिक्रीज इन डिस्काउंट रेट से तो वैल्यू इन यूज बढ़ जाती है। वैल्यू इन यूज के बढ़ने का मतलब रिकवरेबल अमाउंट का बढ़ना, इसके बढ़ने का मतलब खौफ दूर हो रहा है। खौफ दूर हो रहा है कि खौफ आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ, उसको खौफ आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इधर देखो, कि डिस्काउंट रेट का कम होना, ये इंडिकेटर ऑफ, इतने गुस्से वाला कलर थोड़ा सा कम कर लें इसको जी, जरा नजर भी आता रहे ना। डिस्काउंट रेट का कम होना वैल्यू इन यूज को बढ़ाता है, इसलिए ये इंपेयरमेंट का इंडिकेटर हो ही नहीं सकता। तो इंपेयरमेंट का इंडिकेटर क्या होगा? डिस्काउंट रेट का बढ़ जाना, इंटरेस्ट रेट का बढ़ जाना। इस पिक्चर को ले लीजिए, ये मैंने थर्ड पॉइंट एक्सटर्नल वाला आपको समझाया। यार 50% आबादी है वैसे, अल्लाह माफ़ करे इस वक्त क्लास में 50 से भी थोड़े से 50% बच्चे आ गए हैं और कोई रोक टोक भी नहीं थी इतनी ज़्यादा। यार हाँ, वापसी पे यार मुझे कोई लेते जाना है बाइक से। मुझे तो आज मेरे पास आज, मैं पैदल है नहीं, आज मुझे ड्रॉप तो मिल गया, लेकिन अब पिकअप पता नहीं होगा या नहीं होगा। घर से भाई। अच्छा जी सुने प्लीज, पॉइंट नंबर 4 जो है वो जैसे कह रहा हूं बस वैसे ही समझ लेना, ज़्यादा जोर नहीं डालना ज़हन में, ठीक है। एक चीज़ होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू शेयर प्राइस, यानी कंपनी की वर्थ, यानी कंपनी की औकात। किसकी औकात जी? कंपनी की। थोड़ी देर पहले मैं सिर्फ एसेट की औकात की बात कर रहा था, यहां बात हो रही है कंपनी की औकात। और दूसरी तरफ कंपनी के नेट एसेट्स, नेट एसेट्स कहते हैं एसेट्स लेस लायबिलिटीज को, नेट एसेट्स। तो एक इंडिकेटर स्टैंडर्ड ने यह भी लिख दिया
कि जो कंपनी के नेट एसेट्स है वो ज़्यादा हैं कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन से, यानी कंपनी की औकात से। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कितने दिनों से कि एसेट, जो बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स है उससे एसेट की औकात, देखो आप भाई बचपन में पढ़ के आए हो एक चीज़, वैसे बात बढ़ जाएगी लेकिन चलो थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। ये क्या है जी? ऐसे ही है। ये क्या है जी? अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ के आए हो ना। अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स बराबर होते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी के, ठीक है। और अगली बात रेशो में जाकर करेंगे मजीद। लायबिलिटीज में करंट और नॉन करंट भी होती हैं, तो करंट को इधर ले जाओ तो बाकी इक्विटी बन जाती है। बहरहाल ऑलमोस्ट ये सेम ही चीज़ है, इनको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो इक्विटी मतलब एक तरह के एसेट्स ही होते हैं। खैर बात ही हो रही थी कि उन्होंने जरा जुमला इस तरह से बोल दिया, हम भी यही बात कर रहे थे इतने दिनों से। हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स जो हैं वो ज्यादा होनी चाहिए औकात से, औकात से ज्यादा होनी चाहिए। धोखा होगा ये। अगर औकात से ज्यादा बुक वैल्यू है तो एसेट औकात से बाहर है। पहले दिन बोला था औकात में लेके आते हैं, ऐसे ही है ना। यानी बुक वैल्यू औकात से कम है तो ओके, लेकिन अगर बुक वैल्यू औकात से ज्यादा हो गई तो इंपेयरमेंट लॉस है, प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब ये औकात को हम रिकवरेबल अमाउंट कह रहे थे, इसी औकात को नेट एसेट्स बुक वैल्यू, इसी औकात को मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कहा जा सकता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या बोला आपको? शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स कितने कंपनी के हैं और मार्केट प्राइस कितनी है, तो यही औकात होगी ना। अगर सारे शेयर्स आज कंपनी के बेच दें तो कितने के बिकेंगे? तो उसका मतलब क्या है? वो कंपनी की टोटल वर्थ। तो कंपनी की वर्थ जो है, कंपनी की वर्थ जो है वो कंपनी के नेट एसेट्स की बुक वैल्यू से कम है, तो इसका मतलब क्या है? इंपेयरमेंट की इंडिकेशन है। ये बात समझ आई है? कंपनी की जो वर्थ है, कंपनी की जो वर्थ है वो कंपनी के नेट एसेट्स की बुक वैल्यू से कम है, तो ये क्या है? तो यही बस इंडिकेटर लिखा हुआ है यहां पे, ठीक है। कंपनीज नेट एसेट्स हैव अ हायर कैरिंग वैल्यू देन कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसको मैं आसान अल्फाज में अगर आपको लिख कर दूं तो ये बात आसान अल्फाज में कैसे लिखी जाएगी? कंपनीज वर्थ, जिसको इन्होंने मुश्किल वाला लफ्ज लिखा हुआ है मार्केट, स्टैंडर्ड ने लिखा मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है ना। मार्केट कैपिटलाइजेशन किसे कहते हैं जी? वो होती है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। तो वो कंपनी की वर्थ ही हुई ना। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर कंपनी की वर्थ हो, ठीक है, मिसाल के तौर पे कंपनी की वर्थ है 60 रुपए, ठीक है, और बुक वैल्यू ऑफ कंपनीज नेट एसेट्स, कंपनीज नेट एसेट का मतलब होता है एसेट माइनस लायबिलिटी, ठीक है ना। बुक वैल्यू ऑफ कंपनीज नेट एसेट्स है 50 और कंपनीज वर्थ है 60, तो क्या है ये? इंपेयरमेंट का इंडिकेटर है या नहीं है? वो ये लिखी हुई है, उन्होंने पढ़ के देख लो। पहले मैंने क्या बोला? बुक वैल्यू ऑफ कंपनी नेट एसेट कितनी है? 50, और नेट वर्थ ऑफ कंपनी कितनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? 60। यही जुमला इन्होंने यहां पे लिखा हुआ, पढ़ के देखो। द कंपनीज नेट एसेट्स हैव अ हायर कैरिंग वैल्यू। अच्छा ये तो हाँ, तो इंपेयरमेंट बताना था ना, सॉरी, ये 100 करें, चलो जरा चेंज करते हैं। कंपनी नेट एसेट्स हैव अ हायर, वो जो कैरिंग वैल्यू है ना, इसका मतलब बुक वैल्यू होता है। कंपनीज नेट एसेट्स हैव अ हायर बुक वैल्यू देन कंपनीज वर्थ, मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो कंपनी की नेट एसेट्स की बुक वैल्यू हायर है देन कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कंपनीज वर्थ। तो ये क्या है? दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट। बस ये ऐसे ही है, जितना कोई इंडिकेटर लिखा हुआ है आप इसको ऐसे ही समझे, ज्यादा जोर न डालें ज़हन पे, ठीक है। अच्छा रह क्या गया जी? ये भी हो गया। अब अभी मैंने आपको 5 चीजें बता दी हैं। क्या? एसेट की फेयर वैल्यू, उन्होंने ना डिक्लाइन एसेट फेयर वैल्यू लिख दिया। ये बड़ी जनरल टर्म है, ये कई वजूहत से हो सकता है। बहरहाल एसेट की फेयर वैल्यू में कमी आ जाए, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो बुक वैल्यू से, या एसेट डैमेज हो जाए। ये सब क्या है? अकल वालों के लिए निशानियां हैं कि टेस्ट कर लो एसेट कहीं इंपेयर तो नहीं हो गया। ऐसे ही प्लान टू डिसकंटिन्यू और रिस्ट्रक्चर में एग्जाम्पल मैंने पिछली क्लास में लिखी थी, नेस्ले योगर्ट।
दही बनाने वाला प्लांट हमने स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट हमने इंपोर्ट किया, ठीक है। अब ये प्लांट है हमारा, ठीक है। ये प्लांट किताबों में 600 पे नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमें ये पता है, मैं एग्जांपल को जरा बदलूं, कि अगर हम इसको आज बेचने जाते हैं ना, अच्छा वैल्यू उतनी रहने देनी थी, कितनी थी ऐसे, अगर हम इसको आज बेचने जाते हैं, जरा मैं इसको बदल रहा हूं थोड़ा सा सवाल है, बुक वैल्यू है 500, ठीक है। अच्छा, हमने कहा कि इसको अगर हम आज, बुक वैल्यू 500 है, आज बेचने जाते हैं तो ये बिकेगा जी 20 रुपए। क्या मतलब, कबाड़िए को देंगे और पहुंचाना भी उसकी दुकान पे पड़ेगा। मिसाल दे रहा हूं, इनके फेयर वैल्यू ना होने के बराबर है, लेकिन हमें यह पता है कि हम इस प्लांट से दही, कोई और हमारे तरह की दही बना नहीं रहा यहां पे, तो कोई इस प्लांट को खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, हम तो अपने मतलब का प्लांट मंगवाया पाकिस्तान में, ठीक है। अब ये प्लांट अगर आज बेचने जाते हैं तो सिर्फ 20 रुपए का है, लेकिन हमें पता है कि हम इस प्लांट को चलाएंगे अगले 10 साल, मिसाल के तौर पे चला के दही बनाएंगे, जैसे आप दिमाग की दही बनाते हैं मेरी, ठीक है, दही बनाएंगे और बना के बेचेंगे, तो फ्यूचर में कैश इनफ्लोज होंगे, फिर आउटफ्लोज कुछ होंगे, तो नेट करके वैल्यू इन यूज जो निकाली वो आ 568, तो रिकवरेबल अमाउंट क्या हो गई 568, तो मेरा एसेट इंपेयर नहीं हुआ, ठीक है। ये बात समझे हो। अब एकदम से ना, ऐसे 1-2 साल गुजरे थे, एकदम से बैठे बैठे ख्याल आया, नहीं बनानी दही नहीं बनानी। अब जैसे ही ये फैसला हुआ कि हम डिसकंटिन्यू करने जा रहे हैं, तो मुझे बताओ, जब फ्यूचर में कई साल इसने चलना नहीं है, तो क्या ये फ्यूचर में कैश इनफ्लोज होंगे, नेट में इनफ्लोज होंगे? ये नहीं होंगे, तो इसका डर है कि ये नीचे चला जाए, इतना नीचे चला जाए कि बुक वैल्यू से कम हो जाए, है डर या नहीं है? तो अगर आपका कोई प्लान है टू डिसकंटिन्यू और रीस्ट्रक्चर द ऑपरेशन फॉर विच द एसेट इज करंटली यूज्ड, आप दही बना रहे हैं, आप दही की बजाय लस्सी बनाने का सोच रहे हैं, ये प्लांट फारिग हो जाना है, या रायता भाई कह रहे हैं, ठीक है, या आप दही बना रहे हैं और आपने वो बनाने का इरादा मुलतवी कर दिया, डिसकंटिन्यू करने का सोच रहे हैं, तो आपका वो जो प्रोग्राम था, उसमें जो एसिड यूज हो रहा था, जो प्लांट यूज हो रहा था, अब शक है कि वो इंपेयर ना हो गया। वजह बता दिया आपको, क्योंकि आप वैल्यू यूज कम होने का डर है, और कोई भी चीज जो रिकवरेबल अमाउंट पड़ी है, अगर वो कम करती है रिकवरेबल अमाउंट को, वैल्यू यूज का बढ़ना रिकवरेबल अमाउंट को बढ़ाता है। देखो, वैल्यू यूज 568 थी, रिकवरेबल अमाउंट है ये, जैसे ही आपने डिस्काउंट करने का इरादा किया, हो सकता है ये 10-15 रह जाए, अगले 6 महीने सिर्फ चलना है जी, मिसाल के तौर पे, तो फिर कम होगा तो ये भी होगा ना, ठीक है। तो अगर आपने डिसकंटिन्यू या रिस्ट्रक्चर करने का सोचा है किसी ऑपरेशन को जिसमें ये एसिड इस्तेमाल हो रहा है जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो फिर क्या है, शक है कि कहीं इंपेयर ना हो गया हो, टेस्ट लगा लो। अगली बात, ये इंटरनल क्यों है, एक्सटर्नल क्यों नहीं है? ये हमारी अपनी मर्जी थी, हमारे अपने दिमाग के अंदर आया था, नहीं बनानी दही, खत्म करो, बस कहानी खत्म। मार्केट में चेंज आना, लॉ में चेंज आना, टेक्नोलॉजी में चेंज आना, फेयर वैल्यू भी मार्केट वैल्यू के अंदर एसिड की चेंज आना, किसी वजह से इंटरेस्ट रेट का बढ़ जाना, मार्केट की असेसमेंट, लोगों ने कितनी हमारी वर्थ लगाई है, ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे शेयर की प्राइस हम डिटरमिन नहीं करते, मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करती है, इंटरेस्ट रेट हम डिटरमिन नहीं करते, टेक्नोलॉजी हम नहीं बदल रहे, लॉ हम नहीं बदल रहे, ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं थी। लेकिन ध्यान नाल चला लेंदे, एक टायर पे क्यों चलाया सी, गिर गया ना, टूट गया ना, डैमेज हुआ है तो इंपेयरमेंट का इंडिकेटर, बट इंटरनल। फिर प्लान टू डिसकंटिन्यू, ना करते डिसकंटिन्यू, ना करते डिसकंटिन्यू, ना होती इंपेयरमेंट, अपना फैसला था डिसकंटिन्यू करने का, सोचा इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारो, हो सकता है इंपेयर हो गया हो, लेकिन किसी का कसूर नहीं है, ये इंडिकेटर तो है लेकिन इंटरनल, ठीक है। ऐसे ही रिडक्शन इन रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, ये भी मिलता जुलता ही है, जिस मैंने भी बात की। अगर आप पहले सोच रहे थे अगले 10 साल इस एसेट ने चलना है और कैश लॉस कमाने हैं, और आपका अंदाजा गलत था। अंदाजा किसका गलत था? आपका। आपने अंदाजा गलत लगाया था, 2 साल बाद वो लग गया पता, नहीं चल रहा 5 साल तो ज्यादा,
नाउ रिडक्शन हो गई रिमेनिंग लाइफ में। अब अगर रिमेनिंग लाइफ में रिडक्शन हो गई है, जैसे मिसाल के तौर पे ये 3 साल के कैश फ्लोज हैं जिनकी वैल्यू 238 आ रही है, अगर मैं कहूं 1 साल मेरा अंदाजा बदल गया है, लाइफ 1 साल कम हो गई, रिमेनिंग लाइफ 2 साल है, तो ये कैश फ्लो गायब हो गया, ये गायब हो गया तो ये कम होगा। तो रिमेनिंग लाइफ एसिड कम होने से, रिमेनिंग लाइफ एसिड कम होने से वैल्यू यूज कम होने का खतरा है। बोलो खतरा है या नहीं है? अब ये खतरा इंपेयरमेंट का इंडिकेटर है, टेस्ट से गुजार लो। लेकिन कसूर किसका है? आपका अंदाजा सही नहीं था भाई, ठीक है। और ये भी मिलते जुलते हैं, ठीक है। याद करने की जरूरत, सिर्फ समझा रहा हूं, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड ओपन करोगे, सामने पड़े होंगे जो एमसीक्यू आते हैं, इसके एमसीक्यू बड़े फेवरेट है आई के आपके। तो एमसीक्यूज आते हैं, वो इंडिकेटर दे दे, बता दो 6-7 दे के कहे इनमें से कौन से इंटरनल है, ABC, AACD, ABE, देख लो ऐसे करके, तो आपको सामने ओपन करोगे सब कुछ सामने नजर आ जाएगा वहां पे स्टैंडर्ड में। एनीवेज, लास्ट इज देयर इज एविडेंस दैट एंटिटीज एक्चुअल परफॉर्मेंस इज वर्स देन एक्सपेक्टेड। ये भी आपका ही कसूर है, एक्सपेक्टेशन आपने बड़ी उम्मीदें लगाई थी, हम पता नहीं हम अन्नी मचा देंगे मार्केट में आके, आपकी प्रोडक्ट खरीद ही कोई नहीं रहा। अब जो सोचा था वैसा नहीं हो रहा, तो फिर चेक कर लो एसिड की रिकवरेबल अमाउंट कम तो नहीं हो गई, ठीक है। तो ये क्या थे जी? इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट, ठीक है। कुछ इंटरनल कुछ एक्सटर्नल। कोई मसला है तो बताएं, यहां तक कोई मसला नहीं है। इसको जरा पढ़ लीजिएगा एक बार, ये बाकी स्कोप पैरा जो होता है वो ये बता रहा है कि ये 36 जो है इन पर नहीं लगता, तो छोड़ो फिलहाल, आपको मैं खुद बता दूंगा अगर बताना हुआ तो। आई के अपने लिखा हुआ है किताब के अंदर, ये वाला इंपेयरमेंट का स्टैंडर्ड है इन्वेंट्री पे नहीं लगता। IS 12 आपने पढ़ना नहीं, डेफर्ड टैक्स इस पे, यानी कि कुछ अगले स्टैंडर्ड हैं, कोई 1-2 यहाँ पर भी हैं, वो ये कह रहा है कि ये इन पर अप्लाई नहीं होता, बस ये लिखा हुआ है जी। क्वेश्चन? हाँ पिछले लेक्चर पूछ लो, जल्दी करो। मैंने रीवैल्यूड एसिड को इंपेयर करना है, जल्दी करो। किस में नहीं गिवन था? हाँ दोनों में बेटा गिवन था ना असल में। अच्छा, वो पिछली क्लास में डिस्कस नहीं किया, सवाल पूरा ही डिस्कस करना था, जहन से निकल गया। चलो मैं आपको बता देता हूँ, फिर अल्लाह करेगा उनकी क्लास में भी बता दूंगा। कहाँ है पेज नंबर, बताना पसंद करोगे? ये तो चैप्टर ही खत्म हो गया यार। 330। कौन सा क्वेश्चन? द प्रॉपर डिस्काउंट रेट टू बी यूज्ड फॉर दीज इनफ्लोज इज 10%। नहीं लिखा हुआ? नहीं सर, वो इसके सॉल्यूशन मैंने देखा था, उसके अंदर वो पीवी फैक्टर से सॉल्व। आप अपने तरीके से करो ना, सॉल्यूशन क्यों देखा था आपने? हाँ, सॉल्व क्यों नहीं होगा था, ठीक है। डिस्कस कर लेंगे, पिछली क्लास में नहीं हुआ, दोबारा ट्राई कीजिएगा, अपने तरीके से करें और सॉल्यूशन देखें मैच होता है, बस ठीक है। सॉल्यूशन मैच किया करें, तरीका ना मैच किया करें, ठीक है। ओके, कहाँ थे हम? पता नहीं कहाँ थे हम। अच्छा जी, एक 2 दिन पहले गालिबन, आप आज चौथा लेक्चर है इसका इंपेयरमेंट का? हाँ चौथा है ना, मैंने सोचा था 3-4 में ख़त्म हो जाएगा, अभी 1 आध दिन और भी इस पे लगना है। IS 16 में भी 2-3 चीज़ें रहती हैं। कल इंशाल्लाह हम मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ, कल इंशाल्लाह हम एक तो रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट करेंगे, दूसरा इंशाल्लाह हम करेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से रीवैल्यूएशन जो नहीं किया हुआ, फिर शायद फुली डेप्रिसिएटेड एसिड को भी जो है वो हम उसको किसी सवाल के अंदर लेकर आएँ। ये कुछ चीज़ें रहती भी हैं। बहरहाल रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट जो है वो कॉस्ट मॉडल वाला भी कर लेना है कल हमने, और रिवैल्यूएशन मॉडल वाला भी कर लेना है, वो आधे पौने घंटे का काम है। फिर IS 36 में कोई जान रह नहीं जानी, चैप्टर तो हमने सारा पढ़ ही लिया है। फिर जो बची कुछ ही चीज़ें हैं IS 16 की, शायद उस तरफ जाएँ। वैसे मैंने जो होमवर्क दिया है आप बराए करम अभी नोट कर लें सारे बच्चे। ये जो भाई साहब ने प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 से 5 में 5 बोला था, इसको भी कल डिस्कस करूँगा, लेकिन 6 से 10 तक एक आपका होमवर्क है। दूसरा होमवर्क है आपका पास पेपर 1 IS 16 का। ये ना किए हुए हैं आपने, ये किए हुए हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि कल मैं इनको कोई मसला हुआ तो डिस्कस कर दूंगा क्विकली अगर टाइम मिल गया तो, लेकिन आप ये कर लें ताकि आपको कोई मसला है तो सामने आ जाए। वो कल ना डिस्कस हुआ तो मंडे को कर लेंगे, मतलब जो नेक्स्ट वर्किंग डे होगा, ठीक है। पास पेपर 1 और पास पेपर 4 अगर आपको याद हो तो, अमार और डेल्टा 4 का B आपने किया था, ठीक है ना।
ये दोनों सवाल आपने कर लेने हैं। और तीसरा क्लास वर्क, होमवर्क क्या है जी, क्लास वर्क रिवीजन, ये सबसे अहम होगी आज मैंने आपको अभी करवा देना है थोड़ी देर में इंशाल्लाह, रीवैल्यूड एसिड के ऊपर इम्पेयरमेंट। किताब के अंदर जो सवाल लिखा हुआ है उसके ऊपर 2 सवाल और बनाने हैं हमने, टोटल अभी 3 सवाल हमने करने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको जो है वो फ्री करूँगा मैं, जब तक वो नहीं होंगे कोई नहीं छुट्टी मिलनी। तो इस सारे काम की रिवीजन, इंडिकेटर्स को तो समझाने में टाइम लगता है, बाकी रिवीजन क्या करनी है इसकी वो तो आप एक नज़र देख लेंगे, जहन में ही होंगे, ठीक है। तो ये होमवर्क आप लोग लिख लीजिए काइंडली, ये लाजमी करके आइएगा कल, ठीक है जी। प्रैक्टिस सेट 6 to 10 जो है ये होमवर्क है, जो चल रहा है टॉपिक ज़ाहिर है उसी का ही होना है, IAS 36, ठीक है जी। अम्मार, पास पेपर 1 का नाम था अम्मार, इम्पोर्टेड अ स्टेट ऑफ द आर्ट, वो वाला, और बी है डेल्टा, ठीक है जी। ले नहीं, ऊपर क्या लिखा है मैंने, 1 और 4 इत्तेफाक से IAS 36 के आपने कर लिया है, वो IAS 16 के 1 और 4 भी आपने किया, ये भी किए हुए हैं आपने बेटा। ये मैंने हैंड आउट दिया था किताब आने से पहले जो आखिरी हैंड आउट था ना, वो ये आखिरी था या उससे 1-2 पहले था, होमवर्क के अंदर ये 2 सवाल दिए थे, ठीक है। मैं पेज नंबर भी दिखा देता हूँ, तस्वीर कशी कर लें, तस्वीर कशियाँ बच्चे, ये देखें जी, पेज नंबर 74 पर ये क्वेश्चन, अम्मार इज द मैन्युफैक्चरर, ये क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था, आपने होमवर्क किया था। कोई मसला हो तो 1-2 दिन में किसी वक्त भी डिस्कस हो सकता है, कर रखें ताकि करंट हो जाए दोबारा, कोई मसला है तो। इसी तरह से 74 पे, इसी तरह से पेज नंबर 75 पे पास पेपर 4 का बी है डेल्टा, ये एक अच्छा सवाल था, इसको भी आपने किया हुआ है, ये सवाल भी मैं डिस्कस करूंगा जब भी टाइम मिला, लेकिन आप करके इसको ज़रा करंट कर लें, मैं ये कह रहा हूँ, जो भूल गए ना थोड़ा सा। अच्छा जी, हम थे IAS 36 पे। चलें जी, काम आप शुरू करते हैं। अगला पहला सवाल तो ये कि क्या आपकी क्लास में किसी बच्चे ने सवाल किया था कि क्या रीवैल्यूड एसिड भी इम्पेयर हो सकता है, तो मैंने ऐसे करके मैंने कहा था हाँ होगा, मैंने यूँ कहा था कि हाँ होगा, ये सवाल भी दिखाया था उनको, ठीक है ना। तो ये असल सवाल है, और फिर 2 सिचुएशन और भी बनानी है हमने इसके अंदर, ठीक है। तो आज हम इम्पेयरमेंट करेंगे रीवैल्यूड एसिड की, ठीक है। शुरू करें जी। अच्छा जी, अब सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको याद करवाना चाहूँगा वो ये है, देखिएगा ज़रा, आपको याद है जब पहला दिन मैंने आपको रीवैल्यूएशन सिखाई थी तो पहली बात ऐसे की थी, मिसाल के तौर पर बुक वैल्यू 95 है, रीवैल्यूड अमाउंट 120 है, तो गेन कितना आ रहा है 25। अब इस तरतीब को वर्किंग में हमने बदल दिया था, जैसे ही हम वर्किंग के अंदर इसको लेकर गए थे तो मैंने कहा था है तो यही तरतीब, लेकिन वर्किंग में इसको ऐसे लिख लो, ये बुक वैल्यू ऐसे सामने, बुक वैल्यू और रिकवरेबल रीवैल्यूड अमाउंट को ही कंपेयर करना था ना, तो हमने कहा था ये बुक वैल्यू है 95, एक लाइन छोड़ के रिकवरेबल अमाउंट लिख लो, और दरमियान में वही 25 का गेन जॉइंट पे यहाँ पे निकाला था पहले दिन, ताकि ये वर्किंग कॉन्टिन्यूटी में चलती रहे। बात समझ रहे हो, ठीक है। ऐसे ही यहीं पर ही है, बल्कि ये ऐसे, ये वही वाला सवाल मैंने यहाँ पर अभी लिखा तो था, ये वही सवाल है, बस 90 की बजाय 95 कर लें। पिछली क्लास वालों ने 90 बोला, पता नहीं 90 क्यों बोला, और ये 25 जी, ये वही है ना, ये देखो इधर ले आया हूँ इसको उठा के, ठीक है ना, 95, 120 और 25 ऐसे लिखकर पहले दिन। उसके बाद मैंने कहा था नहीं इसको हम इस तरह से नहीं किया करेंगे, बल्कि इसकी तरतीब क्या रखेंगे, बुक वैल्यू तक तो हम पहुंचे होते हैं,
एक लाइन खाली छोड़ेंगे और लिखा करेंगे रीवैल्यूड अमाउंट, और वो कितनी थी जी 120, और बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया करेंगे, सरप्लस भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, ठीक है 25। तो ये जो हमने ट्रांजिशन सीखी थी ये पहले दिन ही सीख ली थी और फिर वर्किंग में हमेशा इस तरह से करते थे। बात तो वही है, तरीका सिर्फ डिफरेंट है बताने का। ऐसे ही अभी तक मैंने जितने सवाल आपको करवाए हैं, जितने सवाल अभी तक मैंने आपको करवाए हैं उनमें अगर आप देखें तो हमने यही तरतीब रखी है, बुक वैल्यू रिकवरी, जैसे वहां पर बुक वैल्यू और रीवैल्यूड अमाउंट और रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस, ऐसे ही यहाँ पे हम क्या करते आए हैं, बुक वैल्यू, रिकवरेबल अमाउंट, इम्पेयरमेंट, लॉस, इज या इज नॉट, वो तो एक अलग बात है, ठीक है ना। अच्छा सॉरी, इज या नॉट इज। अब तरतीब सिर्फ बदलनी है, अभी तक यही तरतीब पे चले आ रहे हैं, बुक वैल्यू, रिकवरेबल अमाउंट, इम्पेयरमेंट, लॉस, ठीक है ना। हमने क्या करना है, ये मैंने इसकी बात की है, इसकी जो अभी सवाल लिखा हुआ था, अब इसको सिर्फ बदल लेना है। बदल कर क्या करना है, हमने इसको भी वर्किंग के उसी फॉर्मेट में डालना है, ठीक है। हम बुक वैल्यू तक तो पहुंचे होते हैं, एक लाइन खाली छोड़कर हमने अगर एसेट इंपेयर हो रहा है तो रिवाइज्ड बुक वैल्यू लिखनी है, और अगर इंपेयर ना हो रहा हो तो पुराने वाली ही लिख लेनी है। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया होगा, ठीक है ना। अल्टीमेटली इंपेयरमेंट लॉस तो उसी तरह से 15 ही आ रहा है, ये थोड़ा सा वर्किंग के अंदर चेंज आएगा। तैयार हैं इसके लिए? और सही है ना, वर्किंग का सिर्फ फॉर्मेट बदला और कुछ नहीं किया, जैसे मैंने कहा रिवैल्यूएशन में हमने किया था बिल्कुल वैसे ही। ओके, तो करें शुरू सवाल। जी, इम्पेयरमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस व्हेन एसेट इज कैरिड एट रिवैल्यूएशन मॉडल, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एसेट 500 है, डेट ऑफ परचेज यकम जनवरी 10, रीवैल्यूड अमाउंट 800, रिवैल्यूएशन डेट यकम जनवरी 15। यकम जनवरी 10 को खरीदा था 500 रुपए का, यकम जनवरी 15 पे 800 पर रीवैल्यू हो रहा है। तो हर साल की डिटेल्ड वर्किंग करेंगे, बिल्कुल शर्म करें, जंप करेंगे, सब बोलें भाई। ये सवाल अगर तुमने ढूंढ भी लिया किताब में फॉर एग्जाम्पल तो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। सामने पड़ा है ना, तो सामने पड़े हुए को जरा देख तो लो यार, पेज नंबर 465। मैं आपको बात समझा रहा हूं, ढूंढे जा रहा है, पेज 465। अच्छा जी, ये पेज 465 है, देखो। नहीं नहीं, तुम देखो पेज 465 है ये। अच्छा, आई गेस नहीं है, पुरानी किताब है, बदल गया होगा पेज नंबर। अच्छा जी सुने, देखो मेरी इस तरह से करने से कितनी आवाज पैदा हुई है। अच्छा सुने, यकम जनवरी 10 पे एसेट खरीदा, यकम जनवरी 15 पे रीवैल्यू हो रहा है, तो जंप करके यहां तक आएंगे और यकम जनवरी 15 पे एसेट को क्या कर लेंगे, रीवैल्यू, ठीक है। उसके बाद अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है जरा गौर से देखें, रिकवरेबल अमाउंट। बच्चों क्या कहीं पे ऐसी बात लिखी हुई है कि कोई इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट आया? या मेरा हाइलाइटर ही गायब हो गया, आ गया। अच्छा जी, कहीं पे ऐसी बात नहीं लिखी हुई कि कोई इंडिकेशन आई है इंपेयरमेंट की, कोई कंपेटिटर आया, कोई फलां हुआ, कोई डिमका हुआ, ऐसी कोई बात है जी? ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन सवाल में लफ्ज़ लिख दिया उसने रिकवरेबल अमाउंट। भाई प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो इंडिकेटर आने पर ही इंपेयरमेंट करते हैं, लेकिन आपको पर्चे के लिए एक टिप दे रहा हूँ कि अगर पर्चे के अंदर सिर्फ लफ्ज़ रिकवरेबल अमाउंट लिख देना किसी डेट पे खड़े होकर, तो इसका मतलब है कि वो चाह रहा है आप इंपेयरमेंट टेस्ट लगाएं, लगा लीजिएगा। रिकवरेबल अमाउंट आपको पता है, वो खाला जी का घर नहीं होता, आप फिर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल निकालते हैं, वैल्यू यूज के लिए फ्यूचर कैश फ्लोज को पकड़ते हैं, फिर उनको प्रेजेंट वैल्यू पर लेके आते हैं, फिर इतनी मुश्किल से निकलने वाली फिगर है ये ऐसे सवाल के अंदर। तो पर्चे के लिए टिप बता रहा हूँ, पर्चे के लिए टिप बता रहा हूँ। अगर सवाल में रिकवरेबल अमाउंट का लफ्ज़ लिखा हुआ आ जाए किसी डेट पर, तो उस डेट की बुक वैल्यू को रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर कर लेना और इंपेयरमेंट लॉस है या नहीं है ये चेक करके उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना अगर हो तो, ठीक है। ये बात समझ आ गई? पर्चे के लिए क्या टिप है आपके लिए?
अगर रिकवरेबल अमाउंट दे दें तो इम्पेयरमेंट टेस्ट लगा लेना। ये ना कहना इंडिकेटर तो कहीं लिखा नहीं हुआ, बस ठीक है, आपके लिए यही इंडिकेटर है पर्चे के लिए, ठीक है। अच्छा ले भाई, सवाल शुरू करते हैं। 1 जनवरी 10 से, वेयर आर माई मार्कर्स? फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूं मैं, यानी कि इसको मैंने 1 बना दिया है, ठीक है ना। तो वर्किंग नंबर 1 वही हमारी मशहूर ज़माना वर्किंग, डेट, डिस्क्रिप्शन, बच्चे कम आए, आज कम पढ़ाना था हैं, ऐसे लगता है, लेकिन आज टाइम ही नहीं बचा, इतना पढ़ गए। भाई ये बता दूं आपको कि ये आप लोगों के सबक है जो नहीं आए, कि ये रूटीन जैसे चल रही होती है वैसे ही चलती है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप लोग वो छुट्टी के साथ छुट्टी मिला लें और यहाँ पे फिर हम कहेंगे चलो जी बच्चे नहीं आए, जो आए उनका क्या कसूर है, कैसे कैसे कुर्बानी करके आए। तो हम मुकम्मल पढ़ाई करेंगे अभी इस लेक्चर के एंड पे, आप खुद अंदाज़ा करेंगे इस बात को, ठीक है। अच्छा आप आ गए हैं ना, आपको कोई मसला है? पहले इस वफाक को भी यही मसला था जी। डिस्क्रिप्शन के बाद एसेट का कोई नाम नहीं है इसलिए एसेट ही लिख लो, रीवैल्यूएशन, सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस। जी एसेट खरीदा हमने 1 जनवरी 10 पर, क्या कॉस्ट थी इसकी? अच्छा डायरेक्ट भी बुक वैल्यू लिख सकते थे, बहरहाल चलो एक स्टेप मैंने कॉस्ट लिख दिया 500, ठीक है। एंड वालों फॉन्ट ठीक है? एंड पे आज को बैठे ही कोई नहीं, बैठे हो? हाँ हाँ, एंड पे एक ही बैठा है एंड पे जी, सही है फॉन्ट। अच्छा उसके बाद अब 1 जनवरी 15 पर इसने रीवैल्यू होना है, ठीक है। तो 1 जनवरी 15 पर इसको लेकर आना है, 31 दिसंबर 14 लिख दें, एक ही बात है, 31 दिसंबर 14 या 1 जनवरी 15, ठीक है। कल छुट्टी नहीं करनी, मैं बता रहा हूँ। अच्छा 31 दिसंबर, अच्छा सर अगर आज अपलोड हो गया तो हम कल छुट्टी कर लेंगे, है ना। बस आप दूसरों को, हम तो डूबेंगे सनम, ऐसे ना किया करें। 31 दिसंबर 2014 तक इसको ले आए, 31 दिसंबर 2014 तक इसको ले आते हैं, और डेप्रीसिएशन नहीं, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जी। कॉस्ट थी एसेट की 500, लाइफ नहीं नजर आई कहीं पे? अच्छा वो मैंने नहीं ना देखी थी, आखिरी लाइन में लिखा हुआ है यूजफुल लाइफ 8 साल, ठीक है। तो डिवाइड बाय 8 जब किया तो ये आ गई 1 साल की डेप्शन। अब उंगलियों पे गिन लेना, खुदारा बड़े बनने की कोशिश में कहीं आई कैप पिछले पर्चे भी ना बिठा दे, दोबारा छोटा कर देता है आई कैप। नजर आ रहे हैं 4 साल, आंखों से देखो ना, वही कह रहा हूं, आंखों से ऐसे देखो ना तो पहली बार में लगता है 4 साल। कभी भी ये रिस्क नहीं लेना, आप उंगलियों पे गिन लें। 1 जनवरी 10 को एसेट आया तो 31 दिसंबर 10, 11, 12, 13, 14, 31 दिसंबर 14 तक 5 साल बनते हैं, तो इंटू 5 इंटू 5, 313, 313 जी 187, 31 दिसंबर 14। ले जी, अब एक लाइन रिवैल्यूएशन आ गई, रिवैल्यूएशन का दिन आ गया, 1 जनवरी 15 पर एसेट रीवैल्यू हो रहा है और 800 पे जा रहा है। तो वही पुराना काम दोबारा थोड़ी सीखेंगे कोई नई चीज, एक लाइन खाली छोड़ेंगे 1 जनवरी 15 और अगली लाइन में लिख देंगे रीवैल्यू अमाउंट, और रीवैल्यूड अमाउंट है जी 800, तो 613 का रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, और ये यहां पर भी आ, ठीक है, डन जी। उसके बाद अब 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर वो कह रहे हैं रिकवरेबल अमाउंट कुछ हो गई है गड़बड़, लेकिन 31 दिसंबर 15 पे एसेट को लेके तो आए,
पहले डेप्रिशिएट करेंगे, फिर 31/15 पे आएगा, फिर इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारेंगे, तो पहले डेप्रिशिएट कर लेते हैं। तो रीवैल्यूएशन हुई है, इसलिए रीवैल्यूएशन के बाद वाली डेप्रिसिएशन में रीवैल्यूड अमाउंट को यूज़ करोगे रिमेनिंग लाइफ पर, डेप्रिशिएट कर दोगे उसको, ठीक है। तो रीवैल्यूड अमाउंट है 800, इसको भी रिमेनिंग लाइफ पे हशर करोगे इसका, और 613 के साथ नशर करोगे। और रिमेनिंग लाइफ किस दिन खड़े होकर निकालते थे? ये अब डेट लिखने से कंफ्यूज तो नहीं ना होते? अब आपको पक्का पता हो गया, आप तो याद हो गई ये बातें, ठीक है। तो IAS 16 के ऊपर टाइम जो लगा है, आप पूरे FIR 1 में आपको लगेगा ही नहीं कि IAS 16 ने हमारी जान छोड़ी है। हर टॉपिक में इंशाल्लाह आपको लाजिम मिलेगा, देखते जाना साथ साथ, ठीक है। पहले 5 टॉपिक, अगले, अब ये IAS 36 खत्म हो गया, छोटे छोटे स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड ही इतना सा है। IAS 20 3 से 4 दिन का है, IAS 40 3 से 4 दिन का है। मैं कहता 3 से 4 दिन हूँ, आप लोग 4 से 5 दिन लगा देते हैं, वो कोई मसला नहीं है। जैसे इसका 3 से 4 दिन सोचा था, आज चौथा दिन है, 5वां भी लग रहा है, वो तो जैसे आपकी तसल्ली होगी तभी आगे जाएंगे, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है। IAS 23 पे कोई 5 से 6 दिन लग जाते हैं, उस पर 1 हफ्ता 7 दिन लग जाए। अब ये सारे 5 के 5 जो है ना, ये एक बंच है, 40% के अराउंड इसकी वेटेज है, 16, 36, 20, 23 और 40, जिसको अभी अगले मैक्सिमम 15 दिन में हमने होपफुली मतलब ये तकरीबन कर लेने। उसके बाद फिर इससे ये तो सारे मिक्स होंगे ना IAS 16 से, उसके बाद आपको क्या लगता है जान छूटेगी? वो छोटी मोटी अक्रूवल, इन्वेंट्री, इस तरह के रिवीजन करके मैं आपको रेक्टिफिकेशन पे लाऊंगा, करेक्शन ऑफ एरर पे, वहाँ पे भी ये मौजूद होगा। सवाल में करेक्शन का सवाल आए, इसकी एडजस्टमेंट ज़रूर होती है IAS 16 की, और फिर सबसे मुश्किल भी वही होती है, जो कि आपको आसान लगेगी इंशाल्लाह, मेहनत की हुई है ना, नंबर भी ज़्यादा होते हैं। तो उसके बाद आप IAS 1 पे जाओगे सिर्फ इक्विटी में, वहाँ पे भी ये रिवैल्यूएशन लेके आ जाएगा। आप IAS 8 में जाओगे, बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड है, मज़े का, उसमें ये करेक्शन ऑफ एरर भी इसी की आ रही होगी, उसमें रिवैल्यूएशन भी नज़र आ रही होगी। आप समझोगे बस अब जान छूट गई, आप जाओगे कैश फ्लो में, वहाँ पे रिवैल्यूएशन लेके पहुँचा होगा IAS 16। आप NPO पे जाओगे, डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन, सारा कुछ इसका साथ चलना है, तो इसकी एडजस्टमेंट हर टॉपिक में मिलनी है आपको, ठीक है। तो बहरहाल इसकी वेटेज भी इसी तरह से ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी की हुई मेहनत इंशाल्लाह बहुत काम आने वाली है आपके, ठीक है। अच्छा जी, कहाँ थे हम और कहाँ पहुँच गए? रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे, टाइम कम, मुकाबला सख्त, 3 सवाल करने हैं, एक ये, और फिर इसी के ऊपर मैंने तो 2 और भी कर लेने। रिवैल्यूएशन दिन खड़े होकर 1 जनवरी 15, तो 1 जनवरी 10 से 1 जनवरी 15 तक 5 साल गुजर चुके हैं। अभी अभी कैलकुलेट किए थे ना, 31 दिसंबर 14 या 1 जनवरी 15 एक ही बात है। तो अगर 8 में से 5 गुजर गए तो रिमेनिंग 3 जी 267 और 204 जी 533 409। अच्छा भाई, अभी यहाँ तक वैसे सवाल के अंदर उन्होंने सिर्फ 2015 की एंट्रीज मांगी हैं, यहाँ तक वही पुरानी एंट्रीज हैं, ठीक है। 1 जनवरी 15 को वैल्यू हुआ तो ट्रांसफर की एंट्री, सरप्लस की एंट्री, फिर ईयर एंड पे डेप्रिशिएट हुआ तो डेप्शन की एंट्री, और इंक्रीमेंटल डेप्शन की, ट्रांसफर रिटेंडेंसी की एंट्री, ठीक है ना। तो ये 4 एंट्रीज पुरानी हैं, कर लेते हैं, मैं तो कहता हूँ, ठीक है। जर्नल एंट्रीज हम कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। जी 1 जनवरी 15 को एसिड हो रहा है रीवैल्यू, बातों वाले भाई, एसिड हो रहा है 1 जनवरी 15 पर रीवैल्यू। तो एंट्री पहली, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसिड क्रेडिट, ठीक है। और कितनी डेप्शन है? देखो यहाँ खड़े हैं, वही पुरानी बातें, यहाँ खड़े होकर हमने देखा एसिड जो है वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी रीवैल्यू नहीं हुआ, तो फिर इसकी ज़िंदगी में डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 10 से 1 जनवरी 15 तक की डेप्शन इकट्ठी हुई पड़ी होगी, जो हमने अभी निकाली थी 313। तो 313 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसिड क्रेडिट, ठीक हो गया जी। उसके बाद सरप्लस है 1 जनवरी 15,
एसेट का अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन, सरप्लस, क्रेडिट 613 से आखिर ही होगी सरप्लस की। उसके बाद ईयर एंड आया, डेप्रीसिएशन है। डेप्रीसिएशन की एंट्री 31 दिसंबर 15 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट कितने से 267 से, और उसके बाद ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन टू रिटेन्ड अर्निंग्स, उसकी एंट्री रीवैल्यूएशन, सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। भाई यहाँ तक सवाल तो कोई नई चीज़ थी नहीं, वही पुराना सवाल था। कितना जी 204, ठीक हो गया जी। तो यहाँ तक वही सवाल है, इसमें कोई ज़रा सा भी चेंज नहीं है। ओके, लॉस भी तो लाना है किसी एक सिनेरियो में। अच्छा जी, अब जनाब 31 दिसंबर 15 पे एसेट पहुंचा हुआ है और 31 दिसंबर 15 पर रिकवरेबल अमाउंट आ गई है 450। अब बड़े ध्यान से तरतीब देखनी है। ये तरतीब मैंने 3 बार रिवाइज करनी है, यानी एक ये, इसके बाद 2 और नए सवाल, ठीक है ना। तरीका क्या होगा, मैंने ये तो आपको बता दिया कि अब हमने इस तरह नहीं करना कि बुक वैल्यू के नीचे रिकवरेबल अमाउंट लिखकर इंपेयरमेंट लॉस निकाल रहे हो, ठीक है, बल्कि एक लाइन खाली छोड़नी है और बुक वैल्यू लिखनी है, ठीक है। अभी तो देखो, ज़रा देखो सब तवज्जो से, सबकी तवज्जो, कुछ लिखना लिखना छोड़कर बिल्कुल तवज्जो हो जाएं। और ऑनलाइन वाले बच्चे भी नॉर्मल स्पीड पे कर ले। अच्छा सुने जी, 31 दिसंबर 15 पर एक लाइन खाली छोड़ी और अगली लाइन में ये जगह खाली छोड़ दी, ठीक है। ये जगह खाली इसलिए छोड़ी है कि मैंने ना आपकी तैयारी क्लास के स्टार्ट में एक बात पे करवाई है कि अगर एसेट इंपेयर हो जाए तो बुक वैल्यू रिवाइज हो जाती है, पता था ना, और अगर एसेट रीवैल्यू ना हो तो बुक वैल्यू वही पुरानी रहती है। तो हम क्या किया करेंगे, हम ऐसे एक लाइन खाली छोड़ी और 31 दिसंबर 15 पर ये ऐसे खाली, आपने लाइन नहीं लगानी है, खाली जगह बस थोड़ी सी छोड़कर आगे आपने यहां लिख लेना है बुक वैल्यू, ठीक है। ये बुक वैल्यू लिखने के बाद आपने जरा मैनुअली ये ना जाके देखना होगा आपने, ठीक है। जो सवाल में आपको रिकवरेबल अमाउंट गिवन है उसको आपने अपनी बुक वैल्यू से कंपेयर करना है। आपकी बुक वैल्यू कितनी है 533 और रिकवरेबल अमाउंट कितनी है 450। मुझे बताएं इंपेयरमेंट लॉस कब आता है, जब रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम हो, और अगर रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से ज्यादा हो तो इंपेयरमेंट लॉस नहीं आता। इंपेयरमेंट लॉस कब आता है फिर बोलो, जब बुक वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट से कम हो, और अगर इंपेयरमेंट लॉस आ जाए तो बुक वैल्यू क्या हो जाती है रिवाइज, और रिवाइज होकर अगर इंपेयरमेंट लॉस आ जाए तो रिकवरेबल अमाउंट ही रिवाइज बुक वैल्यू बन जाती है। बात समझ आ रही है? आप सुनो तरीका क्या है, वारदात का तरीका देखो ना। एक लाइन खाली छोड़ी, जगह छोड़ के बुक वैल्यू लिखी। अब ध्यान से 2 चीजों को कंपेयर करना है। इंपेयरमेंट टेस्ट लगा रहे हैं ना, कौन सी 2 चीजों को कंपेयर करते होते हैं, बुक वैल्यू और रिकवरेबल। बुक वैल्यू को हमने दिमाग में बिठाया 533 और आकर 533 को कंपेयर किया 450 से। हमारी बुक वैल्यू ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो इंपेयरमेंट लॉस इज है। इंपेयरमेंट लॉस ज्यादा दूर की बात नहीं है। इधर देख लो, फिर पक्का कर लो, ये इसीलिए सवाल यहां किया हुआ है, ये बार बार इसीलिए ओपन करता हूं, यहां पे किए इसीलिए थे। हालांकि आप लोग कह रहे थे हमने ये सवाल कर लिए रहने, पर मैंने यहां पे इसलिए सॉल्व किए थे, मुझे पता था मुझे ये बार बार ओपन करने पड़ेंगे जी। हमारी बुक वैल्यू कितनी है जी 533 और रिकवरेबल अमाउंट सवाल में कितनी गिवन है 450। तो बुक वैल्यू ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो इंपेयरमेंट लॉस है। और अगर बुक वैल्यू कम हो, रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा हो जाए तो इंपेयरमेंट लॉस नॉट इज, इंपेयरमेंट लॉस नहीं है। क्यों भूल रहे हैं ये बात, ठीक है। तो ये हमारा सवाल चल रहा था जी। सर आप ना बुक वैल्यू
ज्यादा होगी तो रिकवरेबल अमाउंट अगर कम है तो हम इम्पेयरमेंट लॉस हमारा आएगा, ठीक है। और अगर बुक वैल्यू ज्यादा होगी, आप वो रिवर्स करके ना बोले ना, वो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। जी ठीक है, हम ऐसे एनी लंबी गल भी तुसीं सिर्फ इन्ना बोल सकते भैन कि जी रिवर्स ना बोलिया करो। सुने जी, इम्पेयरमेंट लॉस कब आता है जी? जब रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम हो, बस यही पक्का रखते हैं, ठीक है भाई कह रहे हैं, ठीक है। अब हमने बुक वैल्यू को दिमाग में लिया 533 और सवाल से आके पूछा रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, 450। तो रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम है। अगर रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम है तो इम्पेयरमेंट लॉस होता है, और अगर रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से ज़्यादा हो तो इम्पेयरमेंट लॉस नहीं होता, ठीक है बहन? अच्छा सही है और सही है। अब सिचुएशन ज़हन में फिर पक्की कर लो, अफाक भाई कहने पे एक बार फिर पक्का कर लो जी। अगर रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम हो तो इम्पेयरमेंट लॉस इज है, और अगर रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से ज्यादा है तो इम्पेयरमेंट लॉस नॉट इज, ठीक है, नहीं है। अब अपने सवाल पे आए। अभी चुप कर जा यार, खुद भी सोच लेना, इतनी बात तो खुद भी सोच ले, ठीक है जी। अब सवाल के अंदर, सवाल के बीच में वैसे भी मैंने कहा था कि ऑनलाइन वाले बच्चों ने स्पेशल एक बात कही थी कि बच्चों से कहा करें जब बात चल रही हो मत रोका करें, जब बात पूरी हो फिर सवाल पूछा करें, हमारा फ्लो टूट जाता है। सही कहते हैं वो लोग, मेरा फ्लो टूट जाता है समझाने वाले का। अब एक बेतुकी सी बात है, खुद बताओ अगर दोनों बराबर आ जाएं तो क्या होगा? तो वो ऐसी फजूल बात दरमियान में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जी। अब मैं वापस जा रहा हूं फ्लो बनाने के लिए, आए जी सारे जी। इंपेयरमेंट टेस्टिंग में दो चीजें कंपेयर होती हैं, बुक वैल्यू और रिकवरेबल। रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम हो तो इंपेयरमेंट लॉस होता है, और अगर रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से ज्यादा हो तो इंपेयरमेंट लॉस नहीं होता है। हम अपने सवाल पे जा रहे हैं। अब हम अपने सवाल में देखकर आए हमारी बुक वैल्यू है 533 और रिकवरेबल अमाउंट है 450। रिकवरेबल अमाउंट कम है बुक वैल्यू से तो इंपेयरमेंट लॉस आ गया। अगर इंपेयरमेंट लॉस, पहला जुमला लिखवाया था क्लास में आते ही, अगर इंपेयरमेंट लॉस आएगा तो रिकवरेबल अमाउंट ही रिवाइज बुक वैल्यू बन जाती है। तो यहां पर हमने फिर आकर लिखना है, उसके बाद एंड पे लिखना है रिवाइज्ड बुक वैल्यू, ठीक है जी। रिवाइज बुक वैल्यू जगह इसलिए छोड़ी कि रिवाइज नहीं भी हो सकती थी ना, वो सिनेरियो भी है हमारा, अभी तीसरा सिनेरियो वही बनेगा, ठीक है। तो बुक वैल्यू कितनी हो गई जी? 450, ठीक है। अब 83 का इंपेयरमेंट लॉस आ गया, इंपेयरमेंट लॉस, ठीक है जी। अब अगली बात, आज तक इंपेयरमेंट लॉस आता था, मॉडल होता था कॉस्ट वाला, कोई सरप्लस तो होता नहीं था। आज नहीं, मुसीबत आ गई, आज एसेट के ऊपर इंपेयरमेंट लॉस आया और पहले से एक रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा क्योंकि एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे था। तो क्या करें? टेंशन नहीं लेनी, जो रीवैल्यूएशन लॉस आने पर करते थे ना 100% सेम ट्रीटमेंट, बस नाम ही बदला है, समझो जिंदगी आसान ही है, ठीक है। रीवैल्यूएशन लॉस आता था तो क्या करते थे? पहले देखते थे कोई सरप्लस तो नहीं पड़ा, अगर कोई नहीं पड़ा था तो सारा लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में, अगर कोई सरप्लस पड़ा होता था तो वो सरप्लस को खाता था, खाकर भी लॉस बच जाता था तो बाकी प्रॉफिट एंड लॉस में। और अगर लॉस आता था और सरप्लस पड़ा होता था और सरप्लस इतना ज्यादा होता था कि लॉस उसको खा नहीं सकता था तो वो फिर थोड़ा सा सरप्लस कम कर देता था। यही सिनेरियोज अभी भी हैं। अगर रीवैल्यूड एसेट पर इंपेयरमेंट लॉस आ जाए तो सेम ट्रीटमेंट है, इंपेयरमेंट सरप्लस तो आ नहीं ना सकता, इसलिए लॉस ही आएगा ना, ठीक है, इंपेयरमेंट तो लॉस ही होता है। तो अगर रीवैल्यूएशन मॉडल वाले एसेट के ऊपर इंपेयरमेंट लॉस आ जाए तो 100% सेम ट्रीटमेंट है जैसे रीवैल्यूएशन लॉस के आने पर आप करते थे। लॉस आया, छोड़ो नाम को, लॉस आया, सिर्फ यूं बोलो लॉस, बोले ही ना इंपेयरमेंट लॉस, ठीक है। लॉस आया, सबसे पहले क्या देखेगा? कुछ सरप्लस तो नहीं पड़ा, अगर वो सरप्लस पड़ा होगा तो उसको खा जाएगा, खाने के बाद कुछ बचा, आगे कुछ गया ही नहीं, तो यहां क्या बच गया? 326। अब इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री इधर देखो, प्लीज इधर देखो, इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री आपको क्या सिखाई हुई है? इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट।
लेकिन मसला ये हुआ कि आज हमारा जो एसेट हमारे पास आया है, पड़ा है, वो रीवैल्यूएशन मॉडल पर था और उसका एक सरप्लस पड़ा था, तो लॉस आने पर इंपेयरमेंट लॉस प्रॉफिट लॉस में गया ही नहीं, बल्कि वो सारे का सारा सरप्लस को ही खाने में इस्तेमाल हो गया। तो हमारी एंट्री बन गई रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। ये बात समझ आई? असल एंट्री समझ आ रही है? असल एंट्री तो ये थी ना, ये देखो, इंपेयरमेंट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में जाता था डेबिट और अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। ये एंट्री हमने करनी थी अगर कॉस्ट मॉडल पे होते तो, ठीक है ना। लेकिन मसला क्या हुआ, हमारा एसेट पड़ा था रीवैल्यूएशन मॉडल पे, तो ये 83 प्रॉफिट एंड लॉस में गया है? नहीं गया। सरप्लस की नेचर क्या है? क्रेडिट। उस क्रेडिट नेचर की चीज को इसने क्या कर दिया? माइनस, यानी डेबिट। यानी इंपेयरमेंट लॉस तो डेबिट हुआ ही नहीं, बल्कि हुआ ही क्या है? डेबिट। रीवैल्यूएशन सरप्लस, तो ये रीवैल्यूएशन सरप्लस को हमने कर देना है डेबिट। ये एंट्री बनी। अभी दूसरे सिनेरियोस मेरे जहन में हैं, मैंने वो लिखने हैं, उनकी टेंशन ना लीजिए, ठीक है जी। क्या लिखोगे? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट, ठीक है। क्वेश्चन पूछना तो बेटा, क्योंकि सरप्लस पड़ा है ना इस एसेट का। रीवैल्यूएशन लॉस आने पर क्या करते थे? सरप्लस पड़ा तो पहले उसको एडजस्ट करते थे ना, ठीक है। फ्यूचर का लॉस है ना, तो फ्यूचर का गेन, फ्यूचर का लॉस, दोनों अलग अलग चीजें क्यों नजर आए एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? जो वहां सिखाया था वही है। मैंने कहा 100% ट्रीटमेंट सेम है, ठीक है। क्लियर है ये? अच्छा, जहन में अब क्या आता है? जहन में ये आता होगा कि अगर अगले साल डेप्रिसिएशन करनी हो, पहले ये तो बात देख लें, अगले साल डेप्रिसिएशन करनी हो तो क्या होगा? डेप्रिसिएशन के लिए अब पुरानी रीवैल्यूड अमाउंट नहीं यूज हो सकती, बुक वैल्यू क्या हो गई? रिवाइज। तो रिवाइज्ड बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, वो किस दिन खड़े होकर निकालोगे? जिस दिन इंपेयरमेंट लॉस आया, यानी 31 दिसंबर 15 पर, और वो बन जाते हैं यकम जनवरी 10 से 31 दिसंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 6 बनते हैं। रिमेनिंग 2 बाद की बात बताया करें, ठीक है। तो 6 बन गए, 8 में से 6 चले गए, तो रिमेनिंग 2, 326/2 जी, 225 और 163। भाई ये रिक्वायर्ड नहीं था सवाल में, ये मैंने वैसे ही एडिशनल काम किया। ज़हन में आता है ना अगले साल डेप्रिसिएशन कैसे होगी? 225 और 163, ठीक है। ये बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं थी भाई, ये मैंने एडिशनल काम किया है 16 का, ठीक है। ओके, सिर्फ आपको बताया कि ये होना है। ओके, नाउ ये है नंबर 1, ठीक हो गया। इसकी पिक्चर ले लें, बस पिक्चर ले लें। वहां पे बोर्ड के ऊपर ये तीनों कंपैरिजन में हैं पिछली दफा के हुए, वो वहां से पिक्चर भी आपको दिलवा दूंगा, टेंशन ना लें। लेकिन फिलहाल अलग अलग पिक्चर तो लेना। ये आ गया हमारा सिनेरियो 1, जिसमें हमारा लॉस आया है, लेकिन इतना कम आया कि सरप्लस को खा नहीं सका, ठीक है। अब हम इतना को लॉस लाएंगे कि सारे सरप्लस को खा जाएगा, ताकि आपके ज़हनों में आने वाला दूसरा सवाल उसका जवाब मिले और एंट्रीज का फर्क देख ले, ठीक है। तैयार हैं जी? ये जो आपने लाइव काउंट की है वो 31 दिसंबर 2010 से काउंट की? यकम जनवरी भाई, यकम जनवरी 10 से। अच्छा जी सुने, सेकंड सिनेरियो, 50 रुपए रिकवरेबल अमाउंट अगर होती तो सवाल पे क्या फर्क पड़ता? अब ये सेकंड पार्ट, इधर देखो, एक तो ये बदलेगा, एक तो ये बदलेगा ना, ठीक है। दूसरा इधर देखो, यहां तक सवाल में कोई चेंज नहीं है, इधर देखो। बल्कि मैं ये भी कह देता हूं आपको, ये एंट्री के अलावा सब सेम, 31 से 15 तक तो सब सेम आया है ना, सिर्फ इंपेयरमेंट में चेंज आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहां तक 533 तक जो सवाल है वो अभी भी वर्किंग भी वही, ऐसे नहीं कह रहा था मैं 2 मिनट में कर लूंगा, इसी वजह से कह रहा था। इसको तो अभी मिटा ही दो ना, ये बाद में देखते हैं सवाल की असल रिक्वायरमेंट जी। रिवाइज भी बाद में देखेंगे रिवाइज हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो यहां पे हम थोड़ी देर पहले पहुंचे हुए थे, यहां तक को मसला। फिर मैंने कहा था बुक वैल्यू को कंपेयर करना है रिकवर, तो एक लाइन छोड़कर फासला डाल के बुक वैल्यू लिखो और सवाल में जाकर देखो
बुक वैल्यू कितनी है? 533। सवाल में आकर देखो रिकवरेबल अमाउंट 50। दूसरा क्वेश्चन है ना, ठीक है, वो तो खत्म हो गया सवाल, ठीक है। अब बुक वैल्यू 533 है, रिकवरेबल अमाउंट सिर्फ 50 है। रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम है, रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम है, तो इंपेयरमेंट लॉस आ गया है। अगर इंपेयरमेंट लॉस आ गया है तो रिकवरेबल अमाउंट ही रिवाइज्ड बुक वैल्यू बन जाएगी। कितनी जी? ओनली 50। तो 483 लॉस आ गया। अच्छा 483। ये कितना है जी? 50 ओनली। तो इंपॉर्टेंट लॉस, वेरी इंपॉर्टेंट लॉस है आज ये जी। अब इतना लॉस आया फिर सारे सरप्लस को खा गया, फिर भी बच गया, ये चला गया प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है जी रीवैल्यूएशन लॉस जैसा। अब एंट्री पे क्या यार, इसको रेड करना था जोर, इसको रेड, डिफरेंस है ना, आपने तस्वीरें बनानी है, मैं तो फिर लिखूंगा ना, अभी मैं तो फिर लिखूंगा जी। लो भाई, ये रेड सिनेरियो है जी। एक लाइन खाली छोड़ी आपने और बुक वैल्यू लिखने से पहले थोड़ा सा फासला रख दिया, ठीक है, क्योंकि बुक वैल्यू तीसरे सिनेरियो में रिवाइज नहीं भी होनी। अभी तीसरा सिनेरियो आ गया, ठीक है ना, इसके बाद ही है वो। लो भाई, अब सवाल में हमने कहा जी 533 बुक वैल्यू, सवाल ने कहा रिकवरेबल अमाउंट 50 है, तो रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम है, इंपेयरमेंट लॉस आएगा, और इंपेयरमेंट लॉस के आने की वजह से रिकवरेबल अमाउंट ही रिवाइज्ड बुक वैल्यू बन जाएगी। तो यहां पे हमने लिखा रिवाइज्ड बुक वैल्यू और 50। जरा डिफरेंस सामने आ जाते हैं ना, तो आप तस्वीर 3 तस्वीरें सामने आएंगी तो हर एक के अंदर डिफरेंट हैं जी। अच्छा, अब कितना लॉस आया था? 483 का लॉस आ गया था, इंपेयरमेंट लॉस। चलो छोड़े, रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है। अच्छा जी, 409 को खा गया, सिफर हो गया, और 74 प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। ये एंड वालों, ये सही है? रेड कलर नजर आ रहा है? ओके, फिर ज्यादा नजर आ रहा है। अच्छा जी, अब एंट्री करते हैं। रीवैल्यूएशन सरप्लस पूरा ही गया 409 से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 74, बैलेंसिंग फिगर यहां पे की हमने, ठीक है, और एसेट नहीं, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट करो। वैसे एसेट लिख देना गलत नहीं है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं। ये काम ना, यहां पे एसेट क्रेडिट आप करते थे कब? जब इंपेयरमेंट नहीं, वो रीवैल्यूएशन लॉस आया करता था। तो आप ये ना समझो कि ये रीवैल्यूएशन लॉस है, इसलिए मैंने इसको डिफरेंट रखा, वरना वो भी सही है, गलती नहीं है। देखो, डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट करो, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट करो, एक ही बात है। ऐसे ही इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट एक्यूमुलेट इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट करो, या इंपेयरमेंट लॉस डेबिट एसेट क्रेडिट करो, एक ही बात है। यानी अगर कोई यहां पर एसेट क्रेडिट लिख भी देता है तो वो सही है। मैंने क्यों नहीं लिखा, मैं जरा अलग थलग बताना चाह रहा था कि भाई ये इंपेयरमेंट लॉस आया, दरअसल ये रीवैल्यूएशन लॉस नहीं था, ट्रीटमेंट सेम है, तो इसलिए मैंने इसको यहां पर अलग से लिखा, ठीक है। और वैसे भी वहां पे ऑप्शन नहीं था, रीवैल्यूएशन लॉस के आने पर एसेट, ये अहम बात कर रहा हूं, बात ही करनी है आपस में। रीवैल्यूएशन लॉस के आने पर आपने एसेट को ही कम करना होता है, एसेट ही वैल्यू कम करता है। यहां पे एसेट वैल्यू कम नहीं कर रहा, यहां तो हमने अपने नोट के अंदर, ये वाले नोट के अंदर ये अलग सेक्शन ऐड करना है। तो ये कहीं ना भूल जाओ, नोट बनाने का सवाल हो, ये कहीं ना भूल जाओ रीवैल्यूड एसेट के अंदर कि ये जी अलग सेक्शन में आना है, एसेट को क्रेडिट कर दो, कहीं यहीं पे क्रेडिट कर दो गलती से रीवैल्यूएशन की तरह से। रीवैल्यूएशन लॉस तो एसेट में क्रेडिट होता है, ये एसेट को क्रेडिट नहीं करना, इसलिए मैंने एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस अलग से लिखा। कोई एसेट क्रेडिट लिख दे तो जर्नल एंट्री बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। मैंने इसलिए नहीं लिखा कि कहीं गलती से उसको फिर यहां ना माइनस कर दो, खुदा ना खास्ता, उसको यहां अलग आना चाहिए। एसेट अकाउंट को क्रेडिट नहीं होता दरअसल वो, ओके, सही है। चले कहां, अच्छा जी, छेड़ देने मैंने 31 दिसंबर 15, ये देखो भाई, ये आ गया आपका सिनेरियो नंबर 2, ठीक है।
अगले साल की डेप्शन भी देख लो। अगर 16 की डेप्शन करते तो क्योंकि बुक वैल्यू क्या हो गई है, रिवाइज, तो अब तुम देख लेना, अब दूसरी बार का इंतजार कर लेते हैं, ठीक है ना जी। तो रिवाइज्ड बुक वैल्यू ने रिमेनिंग लाइफ पे डेप्शिट होना है, ठीक है। अब रिमेनिंग लाइफ क्या यकम जनवरी वाली, यकम जनवरी 15 वाली लेंगे? नहीं भाई, रिमेनिंग लाइफ निकालनी है हमने रिवाइज बुक वैल्यू जैसे निकली है, यानी इंपेयरमेंट लॉस के दिन। तो यकम जनवरी 10 से 31 दिसंबर 15 तक कितने साल गुजर गए? 6 साल गुजर गए। 8 में से 6 गए तो बाकी 2। नशर वैसे ही किया करो, बाय 2 जी। 25 और प्लस 37, ठीक है ना। बस इसको गौर ना करो कि ये क्या हो रहा है, वो छोड़ो, बस आपके मतलब की बात ही नहीं है जी। 25 ये माइनस था ना, ठहर जाओ यार, सोचना नहीं है, बस कैलकुलेट कर देना जी। 37 नेगेटिव। लेकिन अगेन दिस वाजंट रिक्वायर्ड, ये रेड ही रिक्वायरमेंट थी और ये रेड चेंज है, ठीक है। पिक्चर ले लें, ये सेकंड है। डन जी। अब इधर देखें तीसरा सिनेरियो। तीसरे सिनेरियो के अंदर रिकवरेबल अमाउंट कितनी है जी? 550। कितनी लेनी किसी ने? डन हाइब्रिड वालों, ओके। यहां तक आपको मैं बता चुका कि सवाल सेम, सारी एंट्रीज भी सेम, सिर्फ ये एंट्री बदलनी है, ठीक है जी बच्चों। ये देखो बुक वैल्यू 31 दिसंबर 15 पर 533 है, ठीक है। इस 533 को दिमाग में बिठाकर, लेकिन पहले अपनी तैयारी कर लो। एक लाइन खाली छोड़कर, ये जगह खाली छोड़कर बुक वैल्यू लिखो, ठीक है जी। तैयारी तो पूरी कर लेना। चलो, अब 533 बुक वैल्यू है, आए सवाल में से देखा तो रिकवरेबल अमाउंट कितनी आ रही है? 500। रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से ज्यादा है तो इंपेयरमेंट लॉस नहीं आएगा। अगर इंपेयरमेंट लॉस नहीं आएगा तो बुक वैल्यू भी रिवाइज नहीं होगी। इसका मतलब जो 533 था वो अभी भी वही है। अगर ये अभी भी वही है तो इंपेयरमेंट लॉस नॉट इज, इंपेयरमेंट लॉस नहीं है, ठीक है जी, ठीक है। और ये 409 पर ही आ गया, ये जगह खाली की खाली रहेगी, बुक वैल्यू रिवाइज हुई ही नहीं। यही तो सिखाया था आपको, इंपेयरमेंट लॉस आएगा तो रिवाइज बुक वैल्यू, ये रिकवरेबल अमाउंट ही रिवाइज बुक वैल्यू बन जाती है, और अगर इंपेयरमेंट लॉस ना आए तो बुक वैल्यू रिवाइज नहीं होती। अब अगली बात सुनो, उससे भी वो ये ब्लू से लिखना था, हाँ याद आया, ठीक है जी। ये तीसरा सिनेरियो है ना जी। इधर देखो, चलो ये लाइन ब्लैक रहने देते जरा, अच्छा लगेगा। सुनो इधर, जगह छोड़कर जरा रिवाइज भी हो जाता है ना इस तरह से। बुक वैल्यू लिखा हमने, अब सवाल में रिकवरेबल अमाउंट है 550, बुक वैल्यू है 533, तो रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से ज्यादा है तो कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं है। रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू नहीं बनेगी, बुक वैल्यू वही की ही है, कोई लॉस नहीं है, तो इंपेयरमेंट लॉस 0 हो गया, ठीक है जी। और ये इधर भी फिर कोई एडजस्टमेंट नहीं आई और ये भी 409 पर ही है। ये तीसरा सिनेरियो है हमारा, ठीक है। अगली बात दोस्तों, जब डेप्रिसिएशन आएगी तो वहां पे भी जिंदगी सुकून नहीं है। क्यों? जब कुछ चेंज ही नहीं हुआ, मैंने कहा था ये सब कुछ खाली खाली, ठीक है। बुक वैल्यू अगर इंपेयरमेंट लॉस ना आए तो बुक वैल्यू रिवाइज नहीं होती, ठीक है। जब कुछ चेंज ही नहीं आया तो इधर देखो 31 दिसंबर 16 की ब्लैक से करेंगे डेप्रिसिएशन। 31 दिसंबर जो रिक्वायर्ड नहीं है, ये तो एडिशनल काम कर रहे हैं ना। डेप्रिसिएशन निकालने लगे तो 533 नहीं यूज कर लेना,
ये वही उठाओ, अगले 3 साल तक यही चलना था। स्ट्रेट लाइन है 613/3, लिखने की भी जरूरत नहीं थी। उसी 267 को उठाना था, उसी 204 को उठाना था आपने, क्योंकि जब इम्पेयरमेंट। जी बेटा, क्यों क्यों क्यों, वजह बताएं ना, कोई वजह बता देना, कोई एक वजह बताएं। साल गुजर गया ना, तो हमने कौन सा कोई बुक वैल्यू को उठाया, स्ट्रेट लाइन मेथड है, वही फॉर्मूला रिपीट किया है, हद हो गई जी। बुक वैल्यू बताएं, चलें 66 कर लें, वाइंड पे राउंडिंग का डिफरेंस, और 205, ठीक है जी। तो सवाल 1 साल बाद बस सवाल खत्म हो जाए, एसिड खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो सही है, समझ आई है। तो ये तीसरा सिनेरियो भी आ गया। ओह, एंट्री कौन करे, क्या, ओ शुक्र है, फिर तो टाइम बच गया बड़ा। लें जी, ये तीनों सवाल आपको एक ही पिक्चर में भी नजर आएंगे। अब आपके शहर में पहली बार ये तीनों सवाल एक ही पिक्चर में, इधर देखें जी, वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। पहला केस 83 का लॉस आया था, सिर्फ ये एंट्री हुई। दूसरा केस लॉस आया था, आगे डेप्रिसिएशन की वर्किंग भी की हुई है, एडिशनल काम, सिर्फ ये वाली एंट्री मैंने की है जो चेंज हो रही है, बाकी एंट्री कोई नहीं की हुई, ठीक है। और ये तीसरा, इसमें नो एंट्री, ठीक है। तस्वीर खींच लें, एक ही पिक्चर में सब आ जाएगा, ठीक है जी। आप लोगों को होमवर्क मैं लिखवा चुका हूं, तो रिवीजन में आज वाला काम लाजमी रिवाइज करना है और होमवर्क के सवाल करके आने हैं। जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।